तो वहाँ के 7 जो प्रिजनर्स थे उनको आज़ादी मिल जाती है और वहाँ के कमांडर की डेथ हो जाती है। प्रोविजनल गवर्नमेंट का मतलब है टेम्पररी गवर्नमेंट, जब तक इलेक्शंस नहीं होते वापस से तब तक कौन चलाएगा? प्रोविजनल गवर्नमेंट। फिर धीरे धीरे आसपास के रीजन्स को उसने एक्वायर करना शुरू किया, बड़ा जर्मनी बनाया। तो ये जो फॉक्सवैगन है ये जर्मन ब्रांड है और किसने निकलवाई थी? हिटलर ने, विद द हेल्प ऑफ ज़ालमान शाह। हाय एवरीबॉडी, well, my name is Arima Chaturvedi and I'm here to teach you social science for class 9th and 10th standard. तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आई नो आप लोग के पेपर्स आ रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, सोच रहे होगे कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, इतना सारा सिलेबस पेंडिंग है। बट डोंट वरी बिकॉज आई एम हियर ओनली ऑन दृष्टि स्कूल। चलिए तो शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे देती हूँ। वो ये है कि सिर्फ मेरी क्लास देखने से या अपनी टीचर की क्लास सुनने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज ओपन योर बुक्स एंड रीड योर एनसीईआरटीज थ्रू आउट द चैप्टर। उसके साथ में बीच में पीछे आपको मार्जिन स्पेस मिलती है, उस पर जितनी भी चैप्टर्स आपने कंप्लीट किए हैं उन चैप्टर्स को की टाइमलाइन एक बार जरूर फॉर्म करके लिख लें, ताकि आपको याद रहे कि कभी भी कोई भी क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आया तो आप अटकेंगे नहीं, बहुत आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एंड फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो डेट वाइज आपको क्वेश्चन सेट करने के लिए पूछा जाता है कि पहले कौन सा इवेंट हुआ फिर क्या हुआ, इनको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चंस। तो याद रखिएगा, आपको अपनी एनसीईआरटीज बहुत अच्छे से रीड करनी है, क्लासेस के वीडियोस सारे देखने हैं, और वन शॉट इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपकी जो लास्ट मूवमेंट प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा और पुश मिल जाए। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। चलिए तो शुरू करते हैं। ये है हिस्ट्री का वन शॉट सोल्यूशन। तो पहला चैप्टर कौन सा होगा? ऑब्वियसली फ्रेंच रेवोल्यूशन, द इनफेमस फ्रेंच रेवोल्यूशन। शुरू करें फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो सबसे पहली स्लाइड में हमने लगाई है छोटी सी टाइमलाइन। ये सारी वो डेट्स हैं जो चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि 1774, 1789 मई, 4th May, then we have 20th June, then we have 14th of July, 1791, 1792, 93 to 94, 95 and 1804. राइट, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डेट्स, बट हम इसको बाद में बात करेंगे। ये सारे तीनों चैप्टर्स के लिए यहाँ पे लगी हुई है, तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले सकते हैं, बट चैप्टर तो पढ़ना आपको ही पड़ेगा। बाय द वे एक चीज़ और, कि हमारी जो सीबीएसई की वेबसाइट है उसमें सिलेबस, सैम्पल पेपर्स वगैरह आ चुके हैं, तो आप चाहें तो वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 चैप्टर्स हिस्ट्री के ऐसे हैं जो आपके फाइनल एग्जाम्स में आएंगे, तो मेक श्योर कि आप वो 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करके जाएं। आपके स्कूल में हो सकता है और चैप्टर्स करवाए हों, पर हम यहाँ वही 3 चैप्टर्स करेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन एंड नाजिज्म। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटे से इंट्रोडक्टरी पार्ट से जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है पहले पन्ने पे, पहले पेज पे। द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम 14th of July 1789. I hope you do remember the date because the date is very 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 easy to learn. The date is 14th of July 1789। ईयर बहुत आसान है याद करना, इट्स 789। ठीक है, तो 14th July 1789 को कुछ होता है, एक अजीब सा इवेंट होता है। द इवेंट इज द अटैक ऑन बैस्टल। व्हाट वाज बैस्टल? बैस्टल वाज द प्रिजन, राइट, इतना सब आपको याद है। तो 14th of July को हमारी जो जनता है फ्रांस की, वो सीधे जाती है और बैस्टल पे अटैक कर देती है, और जब वो बैस्टल पे अटैक कर देती है तो वहाँ के 7 जो प्रिजनर्स थे उनको आज़ादी मिल जाती है और वहाँ के कमांडर की डेथ हो जाती है। बट द क्वेश्चन इज कि हुआ क्यों, हुआ कैसे? तो अब बात आगे चलते हैं कि हुआ क्यों। उसके लिए आता है हमारा द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो स्टोरी स्टार्ट एक्चुअली होती है फ्रॉम 1774, जहाँ पे हमारे राजा हु वॉज लुई 16th को
क्राउन पहना दिया जाता है और वो बन जाते हैं फ्रांस के नए राजा। इनके साथ इनकी वाइफ होती है मैरी एंटोनियट। मैरी एंटोनियट इज एन ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। फ्रांस के राजा थे लुई 16 और ऑस्ट्रिया से आई हुई थी इनकी वाइफ जिनका नाम था मैरी एंटोनियट। इनकी शादी हो जाती है, राजा रानी की तरह रूल कर रहे होते हैं। पर जब लुई 16 राजा बनते हैं उसके साथ इनको बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या थी? प्रॉब्लम सबसे पहली ये थी कि हमारे राजा के पास ट्रेजरी में पैसे बचे नहीं थे। जो पैसे थे वो पैसे इन्होंने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलाने में लगा दिए और ऊपर से मार्केट से बहुत सारा डेट ले लिया। दिस डेट वाज ऑफ 2 बिलियन लेवरे। नाउ 2 बिलियन लेवरे पे थोड़े थोड़े टाइम में 10% इंटरेस्ट भी लगता जा रहा था। तो जनता जो थी वो बहुत ज्यादा कुछ खुश नहीं थी लुई 16 से। इसके बाद अब क्योंकि हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, किसी भी टाइप की गवर्नमेंट हो, चाहे वो राजा वाली गवर्नमेंट हो या डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट, तो ये जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको भी चलाने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारे पैसे। फिर फ्रांस तो कर्जे में डूबा हुआ था, तो पैसे आएंगे कहाँ से? बहुत इजी आंसर है इसका। आंसर क्या होना चाहिए? टैक्सेस। तो अब जनता से टैक्सेस लिए जाते थे, पर कौन सी जनता से टैक्सेस लिए जाते थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी जनता है? हमारी थर्ड एस्टेट। तो हमारी सोसाइटी जो है उस जमाने में वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। नाउ दिस इज नॉट एसटी, दिस इज ईएस, एस्टेट्स। तो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। पहली स्टेट का नाम था क्लर्जी, सेकेंड स्टेट थी हमारी नोबिलिटी एंड द थर्ड वन वाज द थर्ड एस्टेट। इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी कि इनका कुछ नाम रखा जा सके। कौन थे इसमें लोग? इसमें लोग थे जितने भी कॉमन लोग थे वो सारी हमारी थर्ड एस्टेट के पार्ट थे। अब इस थर्ड एस्टेट में मोस्टली हुआ करते थे पेजेंट्स, आर्टिसंस और ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा अमीर नहीं होते। पर धीरे धीरे ये जो लोग थे ये बिजनेस में चले गए और इन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए। पर बिफोर दैट ये जो हमारी थर्ड एस्टेट थी ये बहुत सारे टाइप के टैक्सेस, बहुत सारे टाइप के ड्यूज पे किया करती थी। इसमें से कुछ ड्यूज थे जैसे कि फ्यूडल ड्यूज या फिर मेनोरियल ड्यूज। ये वो ड्यूज हैं जो कि एक रेंट की तरह लिए जाते हैं बाय फ्यूडल लॉर्ड्स, और देता कौन है? टेनेंट्स। और ये टेनेंट्स कौन थे? थर्ड एस्टेट के लोग थे। अब इन थर्ड एस्टेट वाले लोगों से 2 टाइप के टैक्सेस लिए जाते थे, एक थे डायरेक्ट टैक्सेस और एक थे इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो तो आम सारी चीजों पे पैसे लगते हैं, जैसे कि इस पे लग गए, टी शर्ट पे लग गए, कुछ भी आप मार्केट से खरीद रहे हो सामान उस पर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाते थे। फिर बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की। तो डायरेक्ट टैक्सेस हमारे 2 टाइप के थे। एक वो टैक्स था जो कि सरकार लेती थी और एक वो टैक्स था जो कि हमारी क्लर्जी लेती थी। तो जो क्लर्जी टैक्स लेती थी उसको वो कहते थे टाइथ। टाइथ इज बेसिकली 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। तो सपोज आप एक फार्मर हैं, आपने 100 किलो वीट ग्रो किया तो आपको उसका 10 kgs हमारी क्लर्जी को देना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट टाइथ वाज। ये किसको जाता था? चर्च को जाता था। तो ये है टाइथ, 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। नाउ द नेक्स्ट वन वाज टाइथ। नाउ दिस वाज द टैक्स व्हिच वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। अब जनता जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करिए, सपोज मान के चलो जैसे कि इनकम टैक्स, तो ये वो टैक्स था। अब इसके अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो भी हमारी सरकार ही लेती थी, यानी कि गवर्नमेंट ही लेती थी, और ये सारे टैक्सेस से ही देश चलता था। बट द प्रॉब्लम वाज कि ये टैक्स पे करने वाले थे सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोग, कॉमन जनता, जिनकी पॉपुलेशन तो 90% थी, पर एक्चुअली इनके पास जमीन आती थी सिर्फ और सिर्फ 40%। तो रिसोर्सेज की बात करें तो इनके पास रिसोर्सेज बहुत कम थी, और इनकी क्वांटिटी की बात करें यानी इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, ठीक है। आई होप यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब राजा को लगा कि इतना सारा डेट मैं कैसे दे पाऊंगा, तो उसने सोचा कि क्यों ना टैक्सेस बढ़ा दिए जाएं। अब ये जब टैक्सेस बढ़ाने की बात हुई तो पहली और सेकंड स्टेट तो हमारी बहुत खुश थी कि वाह बहुत सारा पैसा आएगा, पैसे ही पैसा हो जाएगा। पर थर्ड स्टेट को झटका लग गया। उसने बोला कि इतना सारा पैसा देंगे कैसे, अभी भी इतने सारे पैसे जा रहे हैं। आप खुद सोचो कि हमारा एक कॉमन इंसान
फ्यूडल ड्यूज दे रहा है, मेनोरियल ड्यूज दे रहा है, उसके साथ में वो टाइथ दे रहा है, और उसके साथ में टेल दे रहा है, और उसके साथ में जितनी भी कॉमोडिटीज हैं उन सब पर भी टैक्सेस दे रहा है। तो पैसा क्या बच रहा है, पता नहीं, राइट। अब ये था पहला प्रॉब्लम, इकोनॉमिक फेल ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट है हमारा द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब स्ट्रगल टू सर्वाइव में प्रॉब्लम ये थी कि हमारी जो जनता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई थी। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे तो क्या हो गया, ये तो बहुत लंबे टाइम की बात है, 1715 से लेके 1789 के बीच में इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है, 5 मिलियन मतलब को बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर तो नहीं है, इट्स जस्ट 50 lakhs, राइट। बट द पॉइंट इज कि ज़मीन नहीं बढ़ी। तो अगर जनता बढ़ेगी तो दैट मीन्स कि हमें प्रोडक्ट्स की डिमांड भी ज़्यादा आएगी, और क्योंकि प्रोडक्ट्स की डिमांड आएगी ज़्यादा, खाना खाने के लिए हमें सामान चाहिए होगा, वो सामान उगाएंगे कहाँ, ज़मीन तो उतनी थी, और उस ज़मीन में से भी आपको पता ही है हमारा जो फ्रांस है वो कहाँ आता है, टेम्परेट रीजन में, 6 महीने बर्फ़ गिरती रहती है, किसी बार ज़्यादा ठंड हो गई तो ख़त्म है। और ऐसा ही हुआ 1789 में, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी, पॉपुलेशन ऑलरेडी बढ़ चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो जनता को लगा, जब खाने की कमी हुई तो उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी बेसिक नीड्स को भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उसको भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए हम इसको कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है, सबसिस्टेंस क्राइसिस वो एक सिचुएशन है जहाँ पे कॉमन जनता को ये लगता है कि वो अपनी बेसिक नीड्स भी कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब ये जो ग्रोइंग मिडिल क्लास है इसकी भी स्टोरी कमाल है ना। अभी तक हमने बात करी थी कि जनता जो थी थर्ड एस्टेट की वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थी, पर मैंने एक छोटा सा स्टेटमेंट बोला था कि जो थर्ड एस्टेट की जनता है वो बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं है, पर उसने धीरे धीरे बिजनेसेस में, ट्रेडिंग में, स्लेव ट्रेड में पैसे कमा लिए। अब जब पैसे कमा लिए तो उन्होंने उस पैसे को कहाँ यूज़ किया, एजुकेशन में। तो वो लोग पढ़े लिखे हो गए, और जब पढ़े लिखे हो गए तो उनको ना एक अजीब से कुछ वर्ड्स के बारे में पता चला। पता है ये वर्ड्स क्या थे, ये वर्ड्स थी डेमोक्रेसी, फ्रीडम, लिबर्टी। अब ऐसी कभी कोई चीज किसी ने मोनार्की में सुनी होगी, कभी भी नहीं, पर इस जनता ने सुन ली, और इस जनता ने उसके बारे में पढ़ लिया। पढ़ने के बाद इसके बारे में लिखना भी शुरू कर दिया, और इसीलिए यहाँ पे हमारे पास में 3 फेमस फिलोसफर्स आते हैं। एक है रोजियो, दूसरे हैं जॉन लॉक, और थर्ड है मोंटेस्क। इन 3 लोगों ने अपनी अपनी नई फिलोसफीज लिखी, बुक्स लिखी, और इन बुक्स को पब्लिश कर दिया। जब ये बुक्स पब्लिश हो गई उसके बाद जनता को लगने लगा कि अच्छा, लिबर्टी जैसी भी कोई चीज़ होती है दुनिया में, वाओ दैट्स ब्रिलियंट, तो चलो क्यों ना हम लिबर्टी की डिमांड करना शुरू करते हैं। जस्ट जोकिंग। तो जनता जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो गई इनसे, और उन्हें लगा कि अब तो हमें इन सब चीज़ों की डिमांड करनी ज़रूरी है, और डिमांड नहीं करेंगे तो कोई नहीं, राजा के पावर्स पे कैप तो लगाया जा सकता है ना। ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा एब्सोल्यूट मोनार्की में ही जीवन जीना है अपने आप को, राजा ने बोला रात है तो रात है, राजा ने बोला दिन है तो दिन है, ऐसे नहीं जी सकते अब हम। तो ये स्टोरी थी हमारी मिडिल क्लास की। ये कौन सी जनता है, ये थर्ड एस्टेट की जनता है, पर क्योंकि ये अमीर हो गई इसको हमने नाम दे दिया द न्यू मिडिल क्लास। क्यों, क्योंकि थर्ड एस्टेट को अभी तक सिर्फ ये जाना जाता था कि ये लोग बहुत गरीब हैं, पर अब ये अमीर भी हो सकते थे। पर फर्स्ट सेकंड एस्टेट क्या इनको अपनाती और बोलती कि नहीं आ जाओ फर्स्ट सेकंड एस्टेट, नहीं, तो वो कहीं बीच में रह गए, इसलिए इनका नाम पड़ गया द न्यू मिडिल क्लास, ठीक है। द नेक्स्ट है आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। अब जब जनता को ये पता चला कि हमारा जो राजा है उसने टैक्सेस बढ़ाने की बात की है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, और ये सॉरी, तो जब जनता को ये पता चला कि हमारा जो राजा है उसने टैक्सेस को बढ़ाने की बात की है, तो जनता को लगा कि यार क्या है, रोज 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 इतना तो पैसा देते हैं, अभी भी इन्हें चैन नहीं है, क्या सारा पैसा लेके मानेंगे हमसे, पैसा नहीं बाय द वे, लेवरेज, है ना। तो अब हमारा जो राजा था उसने जब इस बारे में डिस्कशन किया कि हमें पैसे बढ़ाने हैं, यानी टैक्सेस बढ़ाने हैं, तो उसको एक छोटी सी रिक्वेस्ट आई, और वो रिक्वेस्ट क्या थी, रिक्वेस्ट ये थी कि कभी भी हमारा राजा अकेले टैक्सेस इंक्रीज नहीं कर सकता, उसके लिए उसे बुलानी पड़ेगी स्टेट जनरल की मीटिंग।
अब जब स्टेट जनरल की मीटिंग स्टेब्लिश हुई, लास्ट मीटिंग रखी गई थी 1614 में, और जो नई मीटिंग आई थी उस मीटिंग की डेट पता है क्या थी? उस मीटिंग की डेट थी 5 मई 1789। याद रखना, टाइमलाइन की पहली डेट हमने ऑलरेडी क्रॉस कर ली है। पहली डेट है 1614 जिसमें लास्ट टाइम स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। इसके बाद हमने जो डेट पढ़ी थी दैट वाज 1774, जब हमारे लुई 16 क्राउन उनको पहना दिया गया था। ही वाज द न्यू राजा ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट हमारी स्टोरी है 5 मई 1789। पढ़ा है हमने, 14 जुलाई भी पढ़ा है पर वो बाद में आएगा। तो 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। स्टेट जनरल की मीटिंग में 1 स्टेट 1 वोट का हिसाब था, पर जब थर्ड स्टेट आई और उसने इस बारे में बोला कि नहीं, हमें 1% 1 वोट चाहिए, तो राजा और बाकी सारे लोग जो थे वो इस बात से नाखुश हो गए। और इसी बात को सुनकर, क्योंकि राजा ने उनको बहुत अच्छे से रिप्लाई नहीं किया, उनका ईगो हर्ट हो गया, तो थर्ड स्टेट उठी और वहां से चली गई। राजा ने रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करी। अब जनता को लग रहा था कि कैसा राजा, इसके मन में जो आता है वो कर देता है, और हमारी बात यानी 90% ऑफ द पॉपुलेशन की बात नहीं सुन रहा। दिस इज सो बैड, वेरी बैड। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए? राजा की पावर्स पे कैप लगा देना चाहिए। तो इसीलिए सेकंड डेट आती है हमारी 20 जून 1789। क्या हुआ इस दिन? टेनिस कोर्ट ओथ। ठीक है, अब टेनिस कोर्ट ओथ क्या थी? जो जनता हमारी स्टेट जनरल की मीटिंग से उठ के बाहर चली गई थी, उसने सोचा कि राजा जो है वो इतनी मनमानी नहीं कर सकता, उसकी पावर्स पर कैसे ना कैसे करके हमें कैप लगाना ही पड़ेगा। तो ये जो कैप लगाने की बात की थी उसके लिए क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो जनता इकट्ठा हुई थर्ड स्टेट की, और वो इंडोर कोर्ट है जो हम जिस पैलेस के बारे में बात कर रहे हैं, द पैलेस ऑफ वर्से, जहाँ पे हमारा राजा रानी अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते थे, उसी उसी कोर्ट में, उसी पैलेस में एक छोटा सा इंडोर कोर्ट था। किसका कोर्ट था? टेनिस का। टेनिस के इंडोर कोर्ट में ये सारे लोग इकट्ठा हुए। इन्होंने अपने आप को प्रोक्लेम किया कि वी आर नाउ द न्यू नेशनल असेंबली। कोई स्टेट जनरल नहीं है, अब क्या है? नेशनल असेंबली। और यही नेशनल असेंबली वो है जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी। तो ये लग गए काम पे, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया। अजीब सी बात पता है क्या है? कि ये थर्ड स्टेट के लोग तो थे, पर इनको लीड करे थे दो लोग जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के थे। इनका नाम था एबेसी एंड दूसरे थे मिराबियो। तो इन लोगों ने इस पूरी जनता को लीड किया और उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया। अब क्यों किया? क्योंकि उनको ये चीज रियलाइज हो गई कि आज इन्होंने थर्ड स्टेट पे ऐसा किया, पर राजा तो राजा है। अगर राजा की पावर इतनी एब्सोल्यूट होंगी तो कभी ना कभी वो हमसे भी कुछ ऐसा करवाएगा जो हम करना नहीं चाहते। हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है। बस इसीलिए इन्होंने यहाँ पे इनको हेल्प करनी शुरू कर दी। जब टेनिस कोर्ट ओथ 20 जून 1789 को हुई, इसके बाद कुछ कुछ र्यूमर्स फैल गए। अब ये र्यूमर्स क्या थे? र्यूमर्स ऐसे थे कि राजा ने अपने सोल्जर्स को भेज दिया है जनता को मारने पीटने के लिए। और दूसरा र्यूमर ये था कि जो मेनोरियल हेड्स हैं, मतलब कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, उन्होंने गूंज लिए हैं, यानी कि गुंडे मवाली बुला लिए हैं, और इन मवालियों से बोला गया है कि जितने क्रॉप्स हैं उन सबको बर्बाद कर दो, खत्म कर दो सब। अब जो जनता थी, कॉमन जनता, जिसको लग रहा था कि यार इसी से ही तो घर चलेगा, वो डर गई। और उनके हाथ में जो जो सामान आया, जैसे कि पिच फोक, बेलन, चकला, जो भी उनके हाथ में आया, वो सब लेकर भाग गए। कहाँ भागे? राजा के पास। राजा कहाँ रहता था? पैलेस में। पैलेस के पास क्या होता है? फोर्ट होता है। फोर्ट के अंदर क्या होगा? प्रिजन होगा। प्रिजन का नाम क्या था? बैस्टल। करेक्ट। और हम पहुंच गए हैं कहाँ से? 28 जून से 14 जुलाई 1789। देखो कितना हैपनिंग ईयर था। मई से शुरू हुआ, जून, फिर जून के बाद जुलाई। अब 14 जुलाई को वही हुआ जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। क्या डिस्कस किया था? बैस्टल अटैक। अब बैस्टल अटैक के बाद राजा जो था वो डर गया, बहुत ज्यादा डर गया, मतलब बहुत ही ज्यादा डर गया। उसको लगा
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता ने आज गुस्से में कमांडर को मार दिया, कल ऐसे मेरा कॉलर पकड़ के खींच के लेकर आएंगे और मेरे को भी मार देंगे। वो डर गया, पर उसने ऐसा नहीं कि 14 जुलाई को ही शाम को जाके उसने साइन वाइन कर दिया, नहीं नहीं नहीं, वो गया 4th of August, जुलाई से क्या आया, अगस्त, तो 4th of August 1789 को ये जो टेनिस कोर्ट ओथ हुआ था ना, इसके पास, यानी कि नेशनल असेंबली के पास, और उनसे बोला कि चलो एक काम करते हैं, मैं साइन करूंगा और मैं ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क भी इस देश का बन जाऊंगा। अब जो हमारी जनता थी वो भोली भाली सी जनता थी, उसे लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, मान लेते हैं। और इस तरीके से हमारा जो फ्रांस था वो क्या बन गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। पर ये ईयर चल रहा है 1789। पर आपको भी पता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इज नॉट सो इजी, राइट। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इज नॉट दैट इजी, तो क्या 1789 में 2 महीने में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली बना है हमारा 1791 में। और इसीलिए जब हम फ्रांस की बात करते हैं कि फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कब बना है, 1791 में। ठीक है, क्या हमें ये बात बिल्कुल क्लियर है बहुत अच्छे से? अब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था 1781 वाला, 1791 वाला सॉरी, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। और वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि हमारी जो जनता है अब वो वोट कर सकती है। किसके लिए वोट कर सकती है? नेशनल असेंबली के लिए वोट कर सकती है। पर कौन वोट कर सकता है? तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स डिसाइड किए गए, एक था पैसिव सिटीजन का, एक था एक्टिव सिटीजन का। एक्टिव सिटीजन वो थे जो वोट कर सकते हैं, और पैसिव सिटीजन वो थे जो देश के सिटीजन तो हैं पर दे कैन नॉट वोट, दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट। ऑलराइट, नाउ हु आर एक्टिव सिटीजंस? द पीपल who, sorry, the men, only the men who were 25 and above, और उसके साथ में जो वो टैक्सेस पे करते हैं, उन टैक्सेस की वैल्यू किसी वर्कर के एक दिन की, किसी भी लेबर के एक दिन की वेज से 3 गुना ज्यादा होनी चाहिए। समझ आया? नहीं? चलो मान लेते हैं कि हमारी जो लेबर है उसकी वेज है 10 रुपए, तो 3 दिन की वेज कितनी हो गई? 30 रुपए। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब उसने बोला कि इससे ज्यादा क्या होनी चाहिए, टैक्स पे करना चाहिए उस बंदे को। तो अगर मैं एक्टिव सिटीजन बनना चाहती थी फ्रांस में उस जमाने में, नहीं बन सकती क्योंकि आई एम नॉट मेल, आई एम फीमेल, बट इन केस अगर मान के चलते हैं मेरे को बनना है विद दिस प्रोसेस, तो क्या होगा कि मेरा जो टैक्स पेड होगा वो टैक्सेस मोर देन 30 होने चाहिए, तभी मैं वहां की एक्टिव सिटीजन बन सकती हूँ, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बस इतनी सी बात बताई कि हमें सिर्फ वही एक्टिव सिटीजन चाहिए जो लोग 3 दिन की लेबर वेज से ज्यादा टैक्स पे करते होंगे, सिर्फ वही एक्टिव सिटीजन होंगे। और क्या एज रखी थी? 25 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव फॉर ऑल द मेन ऑफ द कंट्री। ठीक है, नाउ इसके बाद अब इसके बाद स्टोरी आती है कि थोड़ा थोड़ा टाइम सब कुछ सही चल ही रहा था, राजा बहुत अच्छे से काम कर रहा था, पर उसके मन में अभी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। उसे लगता था कि शायद अभी भी मैं अपनी पावर वापस से वेस्ट कर सकता हूँ अपने हाथ में। तो वो एक सीक्रेट नेगोशिएशन में, एक सीक्रेट ट्रीटी में चला गया। किसके साथ? विद द किंग ऑफ प्रशा। प्रशा एक नेबरिंग कंट्री हुआ करता था उस जमाने में, आज नहीं है। तो किंग ऑफ प्रशा के साथ एक वो ट्रीटी, सीक्रेट नेगोशिएशन, सीक्रेट ट्रीटी, सीक्रेट डील, कुछ भी कह लो, मतलब दोस्ती में चला गया एक तरीके से, अलायंस हो गया उन दोनों का। और उसने ये बोला कि आपको क्या करना है, आपको बस आना है, फ्रांस पे अटैक करना है। जब आप अटैक करोगे तो फ्रांस क्या हो जाएगा, जो जनता है वो ऑब्वियसली आर्मी से नहीं लड़ सकती, और क्योंकि जनता आर्मी से नहीं लड़ सकती, फ्रांस हार जाएगा, मैं वापस से अपनी पोजीशन पे टेक ओवर कर लूंगा। तो यह बहुत मास्टरमाइंड प्लान जो था वो हमारे राजा ने बनाया था। पर वो कुछ भी करता, इससे पहले वो जो नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी ना, उस नेशनल असेंबली ने 1792 में एक मत होकर, यानी कि सबको बुलाकर वोट कराकर ये डिसाइड किया कि हम प्रशा और ऑस्ट्रिया के एनिमीज हैं और कभी भी इनके साथ किसी भी तरीके की बातचीत, फ्रेंडशिप, अलायंस नहीं होगा। अब अगर आज हमारी कंट्री किसी और के साथ एक एनिमी की तरह ट्रीट करती है और वहीं का कोई भी
या हमारी ही कंट्री का कोई भी सिटीजन उनकी कंट्री की गवर्नमेंट से फ्रेंडशिप रखता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? गद्दार, ट्रेटर। बिल्कुल सही, राइट। तो अब हमारी जो जनता थी वो ना बहुत खुश हो गई। आपको याद ही होगा कि जब भी कभी वॉर्स होती हैं तो क्या होता है, जनता पहले तो मस्त एक्साइटेड हो जाती है, उसको लगता है कि वाओ देयर इज समथिंग न्यू एडवेंचरस, फिर धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि ओ अच्छा ऐसा भी हो सकता है, वॉर में मिसहैप्स भी होते हैं, ये तो पता ही नहीं था। तो ऐसे ही फ्रांस की जनता के साथ हुआ। पहले तो बहुत खुश थे, अलग अलग जगह पे नेशनल एंथम्स गा रहे थे, मतलब दैट वाज नॉट नेशनल एंथम बैक देन, आज है मासे नाम है इस नेशनल एंथम का फ्रांस के। और ये एक पेट्रियाटिक सॉन्ग की तरह अलग अलग जगह पे गाया जा रहा था। यहीं पर एक छोटे से क्लब की बात होती है, इसका नाम है जैकोबिन क्लब। ठीक है, अब ये जैकोबिन क्लब क्या था? जैकोबिन क्लब वाज बेसिकली एन एसोसिएशन ऑफ दोज पीपल हु बिलोंग टू थर्ड एस्टेट। पर वो कौन सी क्लास थी? वर्किंग क्लास थी, लेबर क्लास थी। अभी तक जो हम मिडिल द न्यू मिडिल क्लास की बात कर रहे थे, वो न्यू मिडिल क्लास क्या है? थर्ड एस्टेट के लोग हैं, पर वो थर्ड एस्टेट के लोग हैं जो कि अमीर हो गए हैं। पर आज हम किसकी बात करें? आज हम बात करें उन लोगों की जो थर्ड एस्टेट के तो हैं, पर कैसे हैं? गरीब हैं, डेली वेजेस पे डिपेंड करते हैं। अब क्योंकि इन लोगों को कहीं पर भी कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं दिया था, दे वर पैसिव सिटीजन इफ यू रिमेंबर, राइट। तो क्योंकि ये पैसिव सिटीजन हुआ करते थे, इन्होंने सेंट जेकब्स नाम का एक चर्च हुआ करता था पेरिस में, वहां बैठते थे, मीटिंग करते थे अपनी मजेदार, और उसी मीटिंग में इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक जैकोबिन क्लब फॉर्म करेंगे। अब धीरे धीरे सिचुएशन जो थी वो फ्रांस की, पेरिस की स्पेशली खराब होने लगी। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गया था, तो ये आगे भी चल रहा था। बहुत ठंड पड़ गई, खाने की कमी हो गई, जनता को लगा कि क्या ही होगा, पैसे हर चीज के बढ़ गए, तो लोगों को लगा कि यार अब तो राजा को सबक सिखाना पड़ेगा। वहां तक गए, राजा तो था ही नहीं, क्योंकि राजा तो ऑलरेडी सीक्रेट नेगोशिएशन में चला गया था और वो वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स गए और उन्होंने राजा को पकड़ लिया, और राजा को पकड़ के लेकर आ गए वो सबके सामने। अब जनता के मन में जैकोबिन क्लब के लिए भर गया था बहुत सारा विश्वास, और राजा के लिए हो गया था जीरो विश्वास। और सबने क्या बोला राजा को कि यू आर द रियल ट्रेटर, आप ही हो गद्दार, क्योंकि हमने बोला था कि प्रशा से और ऑस्ट्रिया से कोई भी आपको रिलेशंस नहीं रखने, पर आपने रखे, आपने सीक्रेट ट्रीटी भी साइन कर ली, तो फिर अब हम आपको गद्दार प्रोक्लेम करते हैं। और इस तरीके से हमारी लुई 16 और मैरी एंटोनियट की स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है, पर फ्रांस की नहीं, फ्रांस की स्टोरी अभी भी बाकी है। अब क्योंकि जैकोबिन क्लब का इतना ज्यादा ट्रस्ट बढ़ गया था जनता के लिए, जनता को ट्रस्ट बढ़ गया था शायद जैकोबिन क्लब के ऊपर, ओके आई गेस यू गॉट इट। तो हमारी जो जैकोबिन क्लब थी इट वाज वेरी पॉपुलर बैक देन। अब क्योंकि जैकोबिन क्लब पॉपुलर हो गई, नेक्स्ट इलेक्शंस आए, इलेक्शंस में कौन जीता होगा? जैकोबिन क्लब। 90% पॉपुलेशन किसकी थी? थर्ड एस्टेट की। जैकोबिन क्लब कौन था? थर्ड एस्टेट के मेंबर्स। कौन से मेंबर्स? गरीब मेंबर्स। गरीब ज्यादा होते हैं, अमीर ज्यादा होते हैं, गरीब ज्यादा होते हैं हर टाइम पे। तो अब क्योंकि जैकोबिन क्लब बन गया था हमारे देश की मेजॉरिटी गवर्नमेंट फ्रांस की, इनके लीडर हुआ करते थे, अच्छा सॉरी एक छोटा सा पॉइंट मिस कर दिया मैंने, जैकोबिन क्लब ने नेशनल असेंबली को हटा दिया और क्या फॉर्म किया उनकी जगह पे? कन्वेंशन। जब कन्वेंशन की फॉर्मेशन हुई 1792 में, तब यहाँ पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हुए। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये था कि नाउ एवरी मैन कुड वोट। एवरी मैन, एज क्या रखी थी? 21 एंड अबव। पर विमेन को अभी भी वोटिंग राइट नहीं मिले थे। सारे मेन वोट तो कर सकते हैं 21 साल के ऊपर वाले, पर विमेन को अभी भी वोटिंग राइट नहीं थे। सो इज दिस यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज? नो। एंड इफ नॉट, व्हाट इट इज कॉल्ड? बता दो जल्दी से कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। नाउ सो इफ आई गेस वी आर डन विद द कन्वेंशन। या तो कन्वेंशन कंप्लीट होती है, कन्वेंशन फॉर्म हो गया। कन्वेंशन में मेजर जो उन्होंने पॉलिसी चेंज की थी वो यही थी कि सारे मेल्स को भी अब वोटिंग राइट्स मिलेंगे, और सिर्फ
लिमिट उसमें रखी थी एज की, विच वॉज 21 एंड अबव। अब कन्वेंशन फॉर्म हो जाता है, देश की जनता बहुत खुश है, पर यहाँ पर आने वाला है एक वापस से इवेंट। इवेंट क्या है कि यहाँ से शुरू होती है हमारी मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी की जर्नी। मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी जो थे वो थर्ड एस्टेट के मेंबर थे, जैकोबिन क्लब के हेड हुआ करते थे उस जमाने में। तो इन जैसे ही ये वहाँ के रूलर बने, रूलर एज इन वहाँ के प्रेसिडेंट बने फ्रांस के, तब से वहाँ पर शुरू हो गया द रेन ऑफ टेरर। नाउ व्हाई हिज लीडरशिप वाज नेम्ड एज द रेन ऑफ टेरर, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनको लगता था इक्वालिटी होनी चाहिए, और इक्वालिटी टू दैट एक्सटेंट कि कौन क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या बोल रहा है, इस पर भी उन्होंने रूल्स और रेगुलेशन लगा दिए गए थे। इसीलिए मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी के जो स्टार्टिंग में उनके खुद के सपोर्टर्स थे, जब लास्ट में उन्होंने उनसे हाथ पीछे ले लिया तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी को भी एग्जीक्यूट करा दिया गया। इनका रेन ऑफ टेरर चला है फ्रॉम 1793 टू 1794। पर जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी की डेथ हुई, यानी उनको एग्जीक्यूट कराया गया, तो वापस से वो जनता जो थर्ड एस्टेट की तो थी पर रिची रिच थी, इस जनता ने बोला कि यार मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी सिर्फ इस बात का रिजल्ट है कि सबको वोटिंग राइट देने से अच्छा क्या है, सिर्फ उन लोगों को वोटिंग राइट दो जिनके पास पैसा है, क्योंकि वो लोग अच्छे से सोच पाते हैं। विथ मनी कम्स ब्रेन, ऐसा इन्होंने कहा, मैं नहीं कह रही। तो हमारी जो जनता थी उसने बोला ठीक है भाई, गलती तो हो गई है, सही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ पर स्टेब्लिश हुई डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी स्टेब्लिश हुई है 1794 में, बहुत लंबे टाइम नहीं चली, 1799 तक ये डायरेक्टरी रन करी है। और इसके बाद धीरे धीरे हमारा जो नेपोलियन था उसने पावर इनसे स्नैच करनी शुरू कर दी। डायरेक्टरी का सिस्टम क्या था? पहली बात तो इन्होंने बोला कि 21 ईयर्स ऑफ एज ही रखी थी, पर वो मेन जिनके पास प्रॉपर्टी है अभी सिर्फ वही वोट कर सकते थे। एक दूसरा, डायरेक्टरी में सबसे बड़ा चेंज ये था कि नॉर्मली क्या होता है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का हेड कौन होगा? हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश में वहां पे प्रेसिडेंट। पर इन्होंने चेंज कर दिया, इन्होंने बोला किसी एक को पावर देना बहुत गलत है, जैसे मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी को दिया था। तो हम क्या करें, तो हम एक काम करते हैं, ये पार्लियामेंट है, एक जनता हेड, मतलब एक कोई भी इंडिविजुअल हेड बनेगा, इसकी जगह ग्रुप बना दो, ग्रुप ऑफ 5 मेंबर। तो जो एक प्राइम मिनिस्टर था, अब कितने प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए? 5। इन 5 लोगों के ग्रुप को उन्होंने नाम दिया डायरेक्टरी। ठीक है, अब ये डायरेक्टरी रूल करे थी। पर जैसा आपने पढ़ा होगा कि डायरेक्टरी जो थी वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल थी, बहुत ज्यादा अनस्टेबल थी। क्यों? क्योंकि कभी भी ये 5 लोग किसी भी सहमति पर आ ही नहीं पाते थे। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसी का ही फायदा उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उन्होंने अपने आप को 1804 में क्राउन किया और वो बन गए फ्रांस के नए एम्पर। पर बहुत लंबे टाइम तक नहीं, इनका जो रूलिंग पीरियड है वो है 1815 तक। 1815 में एक होती है बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से। और फ्रांस, क्या होता है फ्रांस के साथ, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, यानी 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक है डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन, दूसरा एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। विमेन हैव अ रेवोल्यूशन, यस दे डिड, उन्होंने हर एक चीज में पार्टिसिपेट किया। उनके लिए धीरे धीरे रूल्स भी चेंज हुए, जैसे पहले वो अपने लिए अपना लाइफ पार्टनर नहीं चूज कर सकते थे, पर ड्यूरिंग कन्वेंशन, ड्यूरिंग नेशनल असेंबली उनके लिए रूल्स चेंज किए गए। एजुकेशन उनके लिए कंपलसरी की गई। उनसे बोला गया कि नाउ मैरिज इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आप जा भी सकते हो और निकल भी सकते हो लीगली। पहले क्या था, सिर्फ मेल्स ही डाइवोर्स कर सकते थे, जबकि फीमेल्स को अलाउड नहीं था। ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए, पर वोटिंग राइट्स विमेन को मिला है हमारी आजादी से 1 साल पहले, यानी कि 1946 में। दूसरा टॉपिक है हमारा स्लेवरी। स्लेवरी में क्या हुआ, हमारी जो जनता थी अफ्रीका की, वहां से स्लेव लेके जाया जाता था, अमेरिका में छोड़ दिया जाता था, और जो यूरोपियंस थे वो इस सब ट्रेडिंग को संभाल रहे थे। अब क्योंकि अगर आप मैप में देखोगे तो ये है हमारा यूरोप, ये है अफ्रीका, ये है अमेरिका,
राइट तो अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसको ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। दिस वाज द होल स्टोरी, दिस वाज द होल चैप्टर। अब मेरे को आपको बताना है कि आपको कोई भी और टॉपिक इस चैप्टर में से समझना है। हो सकता है मैंने मिस कर दिया क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा वन शॉट में कंप्लीट किया है, तो जल्दी जल्दी किया है। कोई भी ऐसा पॉइंट है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है करवाना है, तो जस्ट लेट मी नो। ओके चलो, और चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रशियन रेवोल्यूशन। लेट्स स्टार्ट विथ रशियन रेवोल्यूशन। सो इट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट चैप्टर में भी कि टाइमलाइन छोटी सी लगा दी आपको, ताकि थोड़ा सा आइडिया रहे कि हम कहाँ पर हैं और कैसे हैं। दिस इज द टाइमलाइन 1905, 1914, 17 अक्टूबर ऑफ 1917 एंड 1922। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर फर्स्ट। तो भाई हमारा चैप्टर शुरू होता है, तो बेसिकली चैप्टर ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है जो मतलब इट्स ऑलमोस्ट 5% ऑफ द चैप्टर ओनली, विच इज सोशलिज्म इन यूरोप। कि सोशलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे आया है, किसको इसने सपोर्ट किया है, सॉरी सपोर्ट किसने सोशलिज्म को किया है, दिस एंड दैट। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट्स अबाउट रशियन रेवोल्यूशन। फाइन, so the first topic that we're covering is the age of social change, which actually tells you how socialism came into Europe. इसके चार मेजर टॉपिक्स हैं, लिबरल्स, कंजर्वेटिव एंड रेडिकल्स। दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से सोशलिज्म यूरोप में आया और बाकी सारी कंट्रीज ने भी इसे फॉलो करना शुरू कर दिया। नाउ द डिफरेंस बिटवीन लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव, बहुत बार हमने नाम सुने हैं, बहुत डिफरेंस होता है इनके मीनिंग में, पर हमें पता नहीं चलता। अभी लिबरल्स और रेडिकल्स हम एक बार बाद में करेंगे, पहले कंजर्वेटिव समझते हैं। कंजर्वेटिव वो हैं जिन्हें लगता है कि राजा का जो रूल है, चाहे वो एब्सोल्यूट हो या कॉन्स्टिट्यूशनल हो, वो बेस्ट है, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो मतलब मोनार्की इज बेस्ट। अच्छा, अदर देन मोनार्की क्या कोई और ऐसा फॉर्म है जो कंजर्वेटिव्स को पसंद आता है? हाँ, दिस इज थियोक्रेसी, जहाँ पे रिलीजियस लीडर हमारे देश को रूल कर रहा होता है। तो थियोक्रेसी और मोनार्की, इन दोनों ही तरीके से अगर देश रूल हो रहा है तो इन लोगों को पसंद आएगा। सो दीज पीपल आर प्रो सारिस्ट, आगे हमने नाम रखा है इनका प्रो सारिस्ट, आई एम सॉरी, so they are tsarist. Now what does tsarist mean? Tsar is a term used for king in Russian language. तो वो tsar और tsarist, the followers of tsar. तो प्रो सारिस्ट पीपल आर कंजर्वेटिव पीपल। अच्छा, इन्हें चेंजेस पसंद है, बट किस टाइप के चेंजेस पसंद है? इन्हें चेंजेस पसंद है जो इनके ही पुराने इंस्टीट्यूट को और ज्यादा स्ट्रेंथन करें और ज्यादा रेनफोर्स करें। उस टाइप के इंस्टीट्यूट्स, उस टाइप के चेंजेस इनको बहुत पसंद है। नॉट ऑल चेंजेस बट स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस, ओनली द चेंजेस विच आर गोइंग टू स्ट्रेंथन द ओल्ड इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, राइट, कंजर्वेटिव्स क्लियर। नाउ लिबरल्स या रेडिकल्स, पहले रेडिकल्स करते हैं। तो रेडिकल्स वो लोग हैं जो उस जमाने में जहाँ पे राजा का रूल चल रहा था, उस जमाने में वो डिमांड कर रहे थे कि हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए, हमें तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज चाहिए। अब आप खुद सोचो कि क्या जिस टाइम राजा रूल कर रहे थे उस टाइम पे डेमोक्रेसी की मांग बहुत ज्यादा असर्टिव रही होगी या बहुत ज्यादा कॉमन रही होगी? नहीं। और इसीलिए इनको नाम दे दिया गया रेडिकल्स, कि इन्होंने कुछ एक्सट्रीम मांग लिया। वो एक्सट्रीम जो भी जनता सोच भी नहीं पा रही थी, इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी। ये तो ऐसा है कि मैं बाबर के टाइम पर चली जाऊं और उससे बोलूं कि क्या तुम घोड़ों पे चल रहे हो, तुम्हें पता है आकाश में प्लेन उड़ सकता है। ठीक है, तो ये उनके लिए बिल्कुल वैसा था। ये था रेडिकल्स की थ्योरी, देवर एक्सट्रीम्स, इसीलिए इनको हम क्या क्या टर्म यूज करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट भी कई जगह पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लिबरल्स। सो कंजर्वेटिव्स आर दोज पीपल हु आर प्रो सारिस्ट, हु लाइक द ओल्ड इंस्टीट्यूट्स वेरी मच। द नेक्स्ट वन आर रेडिकल्स हु लाइक डेमोक्रेसी वेरी मच, जिन्हें चाहिए कि हमारा देश कैसे चले, डेमोक्रेसी से, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से। द थर्ड वन इज लिबरल्स। नाउ लिबरल्स आर दोज पीपल हु आर आस्किंग फॉर देयर राइट्स, who were asking the ruler to cap his power, पर वो डेमोक्रेसी नहीं डिमांड कर रहे थे। क्यों? पहली बार
क्योंकि उन्होंने कभी भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की डिमांड नहीं रखी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये है कि विमेन को भी राइट मिलेगा वोटिंग का, या फिर अगर मेन को मिल रहा है तो लिमिटेड मेन को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। ये डिमांड हमारे लिबरल्स की थी। सो दे वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेट्स, दे वांटेड टू कैप द पावर ऑफ द रूलर। तो कैप द पावर ऑफ द रूलर मीन्स कि हमारी जो अभी एब्सोल्यूट मोनार्की चल रही है वो कैसी चलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरह चलनी चाहिए। ये डिमांड किसकी थी? ये डिमांड थी हमारे लिबरल्स की। ठीक है ना। लिबरल्स, कंजर्वेटिव, रेडिकल्स, ये आइडियोलॉजीज हैं जो उस टाइम पर फेमस होने लगी थी, लोग इनको फॉलो करने लग गए थे। अब आते हैं इंडस्ट्रियल चेंज। उस जमाने में एकदम से इंडस्ट्रीज आने लगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम मैं जब भी लेती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग के दिमाग में इमेज बन रही है जिसमें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, उसमें से धुआं निकल रहा है ना। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंडस्ट्रियल चेंज का मतलब है कि वो स्विच जहां पर हमने हाथ से जो काम हो रहा था, मैनुअल वर्क जो हो रहा था, उससे हमने स्विच करके किस में चले गए? मशीनरी वर्क में, मशीन्स यूज करने लगे। तो जहां पर आप हाथ से सिलाई कर रहे थे, अगर आपने कुछ भी काम थोड़ा सा भी मशीन से कर लिया तो वो भी एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि मशीन भी अभी हमारी हाथ से ही चल रही थी, अभी स्टीम इंजन नहीं आया है, स्टीम इंजन बाद में आएगा, है ना। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो थी वो आने लगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने लगा। अब जनता को ये लगने लगा कि वो लोग जो ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश्ड एरियाज में रहते थे, उनको लगा जहां इंडस्ट्री है वहां जाएंगे तो नौकरी अच्छी मिलेगी, क्योंकि इस काम का तो भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है, पर वो तो हमेशा चलने वाला है, ऐसा लोगों को लगने लगा। और जो ऑलरेडी हैबिटेड एरियाज थे, उन एरियाज को छोड़कर वो कहाँ चले गए? खाली एरियाज में, जहाँ पे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश थी। इसी टर्म को हम यूज करते हैं, इसी के लिए एक टर्म यूज करते हैं, इसका नाम है डी अर्बनाइजेशन। ऑलराइट नाउ, अब क्योंकि डी अर्बनाइजेशन हो रहा था, लोग खाली खाली एरियाज में जा रहे थे, उन एरियाज में जगह तो थी पर प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं था, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी, कोई लेबर क्वार्टर नहीं हुआ करता था, वर्कर क्वार्टर नहीं हुआ करता था, जो इंडस्ट्रीज काम करवाती थी वो बहुत काम करवाती थी, करीब 15-15 घंटे लोगों से सिर्फ काम करवा रहे हैं। उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं थी, लिविंग क्वार्टर्स अच्छे नहीं थे, हर चीज़ की परेशानी, हाइजीन, सैनिटेशन, हर एक चीज़ की परेशानी उन्हें फेस करनी पड़ती थी। तो उनको लगता था कि शायद हमारी ये जो इंडस्ट्रियल चेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये राजा सुनेगा तो इसको सॉल्व करेगा। पर कंजर्वेटिव्स, उन्होंने इसके लिए दे टर्न्ड अ डेफ ईयर टू देम, और इसीलिए लिबरल्स और रेडिकल्स इनके पास गए और इनकी प्रॉब्लम सुनी और उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करी। सॉल्यूशन मिला नहीं मिला, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, क्या उन्होंने कोशिश करी? हाँ करी। और इसीलिए लिबरल्स और रेडिकल्स की जो आइडियोलॉजी थी वो इस ड्यूरेशन में बहुत फैल गई और लोग उसको पसंद करने लगे। उन्हें लगा कि यही तो वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली हमें हेल्प करने की कोशिश करी है। अब इसके बाद आता है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म। अभी तक सिर्फ बातें चल रही हैं, ठीक है, अभी तक सिर्फ आइडियोलॉजी स्प्रेड हुई है, अभी तक लोगों को लग रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर अब एक्चुअली हम एक टर्म्स के बारे में बात करेंगे विच इज कैपिटलिज्म। अब ये टर्म है हमारा कैपिटलिज्म, किसने दिया है हमें? ये सबसे पहले ये दिया है कार्ल मार्क्स और उनके एक बहुत अच्छे दोस्त फ्रेडरिक ने। तो ये दो लोग थे, फ्रेडरिक एंड कार्ल मार्क्स। इन्होंने ये बताया कि कैपिटलिज्म एक सिस्टम है जहाँ पे जो कैपिटलिस्ट है, जिसने इन्वेस्ट किया है बहुत ज़्यादा कहीं पे किसी भी बिजनेस में, मेजर फायदा उसी को होता है। बाकी जो वर्किंग क्लास है वो बहुत काम कर रहे हैं पर उनको सैलरी देकर हटा दिया जाता है। इस सोसाइटी को या इस सिस्टम को उन्होंने बताया कि ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है जो कभी भी देश के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करेगी। अब लोगों को ये भी पता चल गया था कि प्रॉब्लम क्या है, कैपिटलिज्म। तो अब क्यों ना उसके बारे में कुछ करें, बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क में एक अंकल आते हैं, इनका नाम है रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश करी। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने बहुत बार पढ़ी होगी, जैसे कि अमूल, मदर डेयरी, ये सारे कोऑपरेटिव के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो इन्होंने बताया कि कम्युनिज्म क्या होता है। कम्युनिज्म का मतलब है जहां पर लोग काम कर रहे हैं और उनको सैलरी की जगह कुछ प्रॉफिट शेयर कर दिया जाता है कंपनी की तरफ से, ताकि वो उसको अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कंपनी समझ के काम करें।
तो रॉबर्ट अवन ने कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टैब्लिश करी, और उसके बाद एक अंकल आए, इनका नाम है लुई ब्लांक। अब लुई नाम कहाँ का होता है? फ्रांस का, तो कहाँ के होंगे? फ्रांस के। अब इन्होंने अपनी फ्रेंच गवर्नमेंट से बोला कि क्यों ना हम इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को थोड़ा सा अलग मॉडल में फॉर्म करें। क्या था मॉडल? मॉडल था सोशलिज्म का। उन्होंने बोला कि जो हमारे एक रॉबर्ट अवन ने कम्युनिज्म का आइडिया दिया है, इस कम्युनिज्म को हटाओ और यहाँ लेकर आओ सोशलिज्म। अगर हम कम्युनिज्म की बात करते हैं तो कैपिटलिस्ट तो यहाँ पे भी काम कर रहा है ना, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है? कैपिटलिस्ट को, वर्किंग क्लास को प्रॉफिट हो रहा है कैपिटलिज्म से ज्यादा, पर क्या एक्चुअली प्रॉफिट है वो? नहीं। तो उन्होंने ये बताया कि क्यों ना ये सारी पावर सरकार को दे दी जाए और कंट्री में कोई भी प्रॉफिट मेकिंग बॉडी हो ही ना किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप के पास एक्सेप्ट फॉर द गवर्नमेंट। और तब से सोशलिज्म जो था वो फैल गया। अब सोशलिज्म का आइडिया ऑन पेपर्स, ऑन थ्योरी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और इसीलिए इसका इतना सारा सपोर्ट पूरे यूरोप में फैल गया। ब्रिटेन में अलग से पॉलिटिकल पार्टी बन गई, जर्मनी में एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी बन गई, और सेम ऐसे फ्रांस में भी एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी बन गई। तो इस तरीके से धीरे धीरे सोशलिज्म जो था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस पूरे यूरोप में फैल गया। ठीक है, ये था हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलेंगे हमारे चैप्टर के सेकेंड पार्ट पे, विच इज रशियन रेवोल्यूशन। तो स्टोरी हमारी जो रशियन रेवोल्यूशन की है वो, जैसे अगर आपको याद हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने स्टोरी पढ़ी थी 1789 से, यहाँ पे भी स्टोरी होगी रशियन रेवोल्यूशन से, पर उससे पहले के भी इवेंट्स को हमें स्टडी करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें पता चलेगा कि रशियन रेवोल्यूशन हुआ कैसे। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 1917 से। अब ये जो हमारा रशियन रेवोल्यूशन है ये 1917 में हुआ है, पर उससे पहले क्या चल रहा था? कौन था यहाँ का राजा? तो राजा का नाम है निकोलस सेकंड। इनका नाम है, अच्छा आप लोग बहुत बार इसको लिखते हैं सार निकोलस सेकंड, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सार क्या है। सार राजा का टाइटल है। रशियन लैंग्वेज में सार एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है किंग, एम्परर। तो इसीलिए वो सार निकोलस सेकंड है और उनकी वाइफ है सारेना एलेक्जेंड्रा। ठीक है ना। सार निकोलस सेकंड जो थे वो रशिया के, बहुत बड़े रशियन एम्पायर के किंग हुआ करते थे, यानी सार हुआ करते थे। क्योंकि देश बहुत बड़ा था तो रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत थी, लैंग्वेज डाइवर्सिटीज बहुत सारी थी, पर इन सब का एक कॉमन पॉइंट था विच वाज राजा हिमसेल्फ, सार निकोलस सेकंड। नाउ बिकॉज सार निकोलस सेकंड yes, now because Tsar Nicholas II was the Raja of Russia. I forgot what. Yes, हाँ, so it was a monarchy है ना, it was an absolute monarchy। और क्योंकि एब्सोल्यूट मोनार्की थी तो ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो वहाँ पे आ रहे होंगे, और वही हटाने के लिए आई गेस रेवोल्यूशन हुआ है ना। तो अब ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी, वो स्टोरी स्टार्ट होती है कि ये जो इंडस्ट्रियल चेंज हमने यहाँ पढ़ा ना, उसका रोल रशियन रेवोल्यूशन में कैसे है। तो हमारा जो रशिया है उसमें 85% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चरलिस्ट हुआ करते थे, यानी कि पेजेंट्स हुआ करते थे, और बाकी के जो थोड़े से 15% लोग बचे वो अलग अलग काम करते थे, पर उसमें से जो 15% जो थी उसमें से मेजॉरिटी थी वर्किंग क्लास की। अब क्योंकि वर्किंग क्लास की मेजॉरिटी थी तो उनका एक अलग से यूनियन फॉर्म हुआ था, और जो हमारे एग्रीकल्चरलिस्ट थे, ये एग्रीकल्चरलिस्ट बाकी सारे जगहों के पेजेंट से बहुत अलग हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जगहों के पेजेंट्स होते हैं सीधे साधे, ये हैं हमारे ऐसे मार धाड़ करने वाले। कैसे? तो यहाँ की जो जनता थी, जो पेजेंट्स थे, ये मोस्टली अपने लैंडलॉर्ड्स को मार दिया करते थे, पीट दिया करते थे, गुंडे बुलवा लेते थे, कंबल कुटाई करवा देते थे और उनसे सारी जमीनें हड़प लेते थे, और जमीनें हड़पने के बाद उनको आपस में ही शेयर कर लेते थे। अब इनको किसी भी लुई ब्लांक, कार्ल मार्क्स या फ्रेडरिक या फिर रॉबर्ट अवन ने नहीं सिखाया कि सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, पर ये इनके ब्लड में था, इन्हें पता था कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े जमींदार से जमीनें खींचते और उसके बाद आपस में ही डिवाइड कर लेते हैं।
डिवाइड करने के बाद उनका एक लीडर भी होता है जिसको ये कहते थे मीर, यानी कि कम्यून। देखो नाम भी वैसे ही मैच कर रहे हैं ना, कम्युनिज्म, कम्यून, ये कम्युनिज्म है, ठीक है। और जो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं दैट इज कम्युनलिज्म, दिस इज कम्युनिज्म। देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टू, है ना। यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी के बीच में होता है वो है कम्युनिज्म, और जो पॉलिटिकल साइंस में हम बात करते हैं जिसकी वजह से पॉलिटिक्स अफेक्ट हो रही है कम्युनिटी की वजह से, वो है कम्युनलिज्म, ठीक है। तो हमारी जो जनता थी, पेजेंट जनता थी, वो कुछ ऐसा ऐसा कर रही थी, ठीक है। बहुत मजे आ रहे थे इन लोगों को, लैंडलॉर्ड को पकड़ते, मारते पीटते, कम्बल कुटाई करते और फिर सारी जमीन हड़प लेते, आपस में डिवाइड कर लेते। अब वहीं पे दूसरे लोग थे वर्कर्स। अब वर्किंग क्लास भी अलग थी, उनको काम बहुत कराया जाता था, और पूरा हमारा रशियन किंगडम था उसमें दो इंपॉर्टेंट एरियाज थे, एक था मॉस्को और दूसरा था सेंट पीटर्सबर्ग। इन दोनों एरियाज में मेजरली डेवलपमेंट हुआ था, बाकी सारे एरियाज में हो रहा था बट बहुत धीरे 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 धीरे। तो ऑब्वियसली इन एरियाज में पॉपुलेशन भी ज़्यादा माइग्रेट करेगी, लोग बहुत ज़्यादा हो गए, लिविंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन सब बहुत ख़राब थी, जॉब स्टेबल नहीं थी क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी जॉब्स की, और लोग बहुत ज़्यादा थे, जॉब्स बहुत कम थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलती रही। जो हमारी जनता थी उसने क्या किया, वर्किंग क्लास ने क्या किया, अलग अलग यूनियंस फॉर्म कर लिए। यूनियंस बहुत फेमस होते गए, लोगों को लगा कि अरे वाह ये तो बेस्ट चीज़ है। और इसमें से भी, इन सारे वर्कर्स में से भी, जो हमारी मेटल वर्कर्स की क्लास थी, वो मेटल वर्कर अपने आप को एरिस्टोक्रेट्स मानते थे। उन्हें लगता था कि उनसे बेटर तो कोई और है ही नहीं, क्योंकि उनको जो स्किल चाहिए वो किसी और वर्किंग क्लास को नहीं चाहिए। तो उन्होंने अपने खुद के अलग से इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए थे। तो ये थी हमारी स्टोरी, दो इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज की, एक थी वर्किंग क्लास और दूसरी थी पेजेंट्स। अब आता है रोल ऑफ सोशलिस्ट। तो देखो 1914 से पहले, 1905 से पहले रशिया में पॉलिटिकल पार्टी तो बना नहीं सकते थे, तो क्या करें, पॉलिटिकल पार्टी आई कैसे, क्योंकि आई तो थी तभी लेनिन आए थे, अगर आपको स्टोरी याद हो थोड़ी सी, है ना। तो एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी बनी, द रशियन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। कब बनी है, 1898, ठीक है। अब 1898 में, क्योंकि ये सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी है, तो इसको नहीं सॉरी, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है, तो इसको प्यार से कहते हैं डेमोक्रेट्स। मतलब इसके लोगों को, जहाँ पे भी चैप्टर में आपको आए कि डेमोक्रेट्स ने ये किया, डेमोक्रेट्स ने वो किया, तो डेमोक्रेट्स कौन है, डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी के लोग हैं, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी के लोग हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है वर्कर्स पार्टी, हाँ सॉरी, ये हमारी वर्कर पार्टी थी जिसने बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूट्स बनाए, और उनमें से ही कई सारे लोगों ने ये एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर ली 1898 में। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पेजेंट्स कैसे थे, यहाँ के काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस टाइप के पेजेंट्स थे, तो उन्हें लगा कि यार जब वर्कर्स ने अपनी पार्टी बना ली है तो हम क्यों नहीं बना सकते, और इसीलिए उन्होंने पार्टी फॉर्म करी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। और इस पार्टी को फॉर्म किया उन्होंने 1900, बिल्कुल 2 साल बाद, ठीक है। अब पार्टी फॉर्म हो गई, और इसके जो लीडर थे, हमारे डेमोक्रेट्स के जो लीडर थे, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के जो लीडर थे, इस पार्टी के लीडर का नाम है लेनिन। क्या नाम है इनका, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। अब व्लादिमीर लेनिन जो थे इस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हुआ करते थे, पर उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग थी। आइडियोलॉजी कैसे अलग थी, वो ऐसे अलग थी कि उन्हें लगता था कि जो पेजेंट्स हैं वो कभी भी एक पर्टिकुलर यूनाइटेड ग्रुप नहीं फॉर्म कर सकते। नाउ व्हाई, व्हाट वाज द रीजन, द रीजन बीइंग, अगर हम खुद सोचें कि जितने भी पेजेंट्स हैं वो सारे अलग अलग हैं। छोटे फार्मर्स की अलग रिक्वायरमेंट होती है, बड़े फार्मर्स की अलग रिक्वायरमेंट होती है, और जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनकी एक अलग ही रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कभी भी एक सेम स्पेस पे नहीं आ सकते। पर वहीं पर व्लादिमीर लेनिन के अकॉर्डिंग जो वर्किंग क्लास थी उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो मेटल वर्कर हो, चाहे वो कारपेंटर्स हो, चाहे वो कोई भी हो, उन सब की डिमांड बहुत बेसिक होगी कि वर्किंग आवर्स ठीक कर दो, वर्किंग कंडीशंस ठीक कर दो,
लिविंग कंडीशंस ठीक कर दो, क्वार्टर्स दे दो, जॉब स्टेबल बना दो, सैलरी बढ़ा दो, बोनस दे दो, यही सब होगी सारी वर्किंग क्लास की। आज भी सारी वर्किंग क्लास की यही डिमांड्स होती हैं। तो व्लादिमीर लेनिन ने इस बात को बहुत क्लियर कर दिया कि कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे जाएगी जो देश को चलाएगी तो वो कौन सी होगी, वर्कर्स पार्टी यानी कि डेमोक्रेट्स की। पर डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लेनिन की बात को समझते नहीं थे या लेनिन की बात से अग्री नहीं करते थे। तो यहाँ पर इस पार्टी के दो हिस्से हो गए। पहला हिस्से का नाम क्या था, पहले हिस्से का नाम था बोल्शेविक्स और दूसरे हिस्से का नाम था मेंशेविक्स। बोल्शेविक्स वो लोग हैं जो हमारी डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी के लोग लेनिन को फॉलो करते हैं, और मेंशेविक्स वो थे जो इस बात को फॉलो नहीं करते थे। इस तरीके से हमारी दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन हो गया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ सोशलिस्ट इज डन 1905। ओहो, द इनफेमस ब्लडी संडे। अब क्या होता है, एक दिन अलग अलग एसोसिएशंस तो फॉर्म हो ही गई थी, लोगों को लगा कि हम और सारी एसोसिएशंस फॉर्म करेंगे तो हमारी जो सरकार है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उस पर दबाव डाला जाएगा, उसको प्रेशराइज किया जा सकता है कि वो हमारी बात माने। तो अलग अलग जगह पे, अलग अलग कॉर्नर्स पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्मेशन हो गई। पर एक गंदा सा साल आया, उस साल का नाम था 1904। खाने की कमी हो गई, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई, ठंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से फूड प्रॉपरली ग्रो नहीं हुआ, खाने की कमी हुई तो प्राइजेस बढ़ गए, पर वेजेस तो उतने ही थे। तो जो रियल वेजेस होते हैं, रियल वेजेस का मतलब होता है कि क्या हम उस पैसे से कोई भी चीज़ अफोर्ड कर पा रहे हैं, अगर हाँ तो ठीक है, और नहीं तो कितना नहीं। तो वो जो डिफरेंस होता है बिटवीन द वेज एंड द एक्सपेंडिचर, इसको हम कहते हैं रियल वेज। और ये रियल वेज एकदम से डिक्लाइन किया फॉर अबाउट 20%। अब जनता जो थी वो परेशान हो गई तो उसने और यूनियंस बनाने शुरू कर दिए, और उसी एक रशियन वर्कर्स यूनियन में से 4 लोगों को एक कंपनी ने एक दिन अचानक से निकाल दिया, जॉब से निकाल दिया। इस कंपनी का नाम था प्यूटलॉव आयरन वर्क्स। अब क्योंकि देखो, सोशलिज्म को फेमस तो सोशलिस्ट काफी सारे हो गए थे, चाहे वो वर्कर्स पार्टी हो, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो, चाहे वो रेवोल्यूशनरीज हो, बट दे वर वेरी वेरी फेमस। अब इसी वजह से लोग जो थे उन्होंने उनके सपोर्ट के लिए एक अलग से स्ट्राइक करनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि यार ये 4 लोगों को निकाला है, कल तो सबको निकाल देंगे, वर्किंग कंडीशन काफी खराब होती जा रही है, सोशलिस्ट का सपोर्ट तो है ही, वो भी अलग अलग जगह पे कर रहे थे प्रोटेस्ट और स्ट्राइक, तो उन्होंने सोचा हम भी करते हैं। और ये था संडे का दिन, कौन सा ईयर है, 1905, और इसको लीड कर रहे थे फादर गेपन। तो फादर गेपन इस पूरी स्ट्राइक को लीड कर रहे थे, और इस पूरी स्ट्राइक को लीड कर रहे थे, और वो चले गए विंटर पैलेस के सामने अपने इतने सारे लोगों को लेकर, इतने सारे वर्कर्स को लेकर। अब जब वहां गए तो हमारा जो राजा था वो डर गया, उसे याद आ गया लुई 16 की स्टोरी, कहीं ऐसा नहीं मेरा भी कॉलर पकड़ के मेरे को भी मार देगा। उसने अपनी जनता से, उसने अपने सोल्जर्स से बोला कि जाओ इनको भगाओ यहाँ से। अब जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया, पुलिस उसने शूट करना शुरू कर दिया, और इस वजह से वहां पे 100 लोगों की डेथ हो गई और 300 करीब वुंडेड, दे गॉट इंजर्ड। अब बिकॉज द डे टर्न्ड आउट टू बी ग्लूमी, उसका नाम पड़ गया ब्लडी संडे। पर क्या स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है? नहीं, ये जो ब्लडी संडे है इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं हुआ, बट दिस वॉज द वेरी स्टार्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। इसकी वजह से धीरे धीरे और इवेंट्स ऐसे होंगे कि आगे जाकर रशियन रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो अब जनता जो थी वो डर गई कि कहीं ऐसा तो नहीं है, राजा कितना पावरफुल है कि उसने जनता को मरवा दिया, 100 लोगों को मरवा दिया, मतलब उसके लिए कोई बात ही नहीं है, ऐसे ब्लड शेड हो रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उन्हें लगा कि भाई राजा की पावर्स पे कैप लगानी जरूरी है। अलग अलग प्रोफेशंस के अलग अलग यूनियंस, एसोसिएशंस फॉर्म होने लगे, और जब ये सारी एसोसिएशंस फॉर्म हो गई तो उन्होंने डिमांड क्या रखी, डिमांड सिर्फ एक थी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कर लो। पर राजा स्मार्ट था, उसने सोचा कि जनता तो
पागल है, इसको तो पागल बनाया जा सकता है, क्या करें, लॉलीपॉप दे देते हैं जैसे छोटे बच्चे को रोते हुए देते हैं। तो उसने बोला कि मैं एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट फॉर्म करूंगा। अब ये कंसल्टेटिव पार्लियामेंट का नाम क्या था, ड्यूमा। कंसल्टेटिव पार्लियामेंट का मतलब है कि कभी कोई कंसल्टेशन की बात हुई तो मैं कर लूंगा, नहीं करूंगा तो मेरी मर्जी। मतलब ड्यूमा कुछ भी डिसीजन लेती या देती राजा को तो उसका कोई भी मतलब नहीं था, ठीक है। अब स्टोरी आगे चलती है, ड्यूमा की फॉर्मेशन हो जाती है। जनता जो थी वो थोड़ी सी पागल थी, उसने राजा की बात मान ली, उसे समझ नहीं आया, वो लॉलीपॉप लेके शांत हो गई और जनता को लगा कि कुछ नहीं से तो ड्यूमा बेटर है। पर हुआ क्या कि राजा ने इस ड्यूमा को 3 बार खत्म कर दिया, मतलब 2 बार खत्म किया, थर्ड टाइम उसने उसमें कंजर्वेटिव्स को बिठा दिया कि कोई भी उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन ना कर सके। पर स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। तो ड्यूमा की फॉर्मेशन किसकी वजह से हुई है, ब्लडी संडे की वजह से। अब हम बात करें कि ड्यूमा की फॉर्मेशन के बाद क्या होगा। तो नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स एंड वी आर मूविंग टू द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। अब अगर आपको याद है तो वर्ल्ड वॉर 1 जो थी वो 2 पर्टिकुलर पार्टीज के बीच में हुई थी। एक पार्टी का नाम था अलाइड पार्टीज और दूसरी थी सेंट्रल पार्टीज। सेंट्रल पार्टीज में, सेंट्रल पावर्स में कौन कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया मतलब ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर एंड द ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर ऑफ टर्की, राइट। एंड अलाइड पावर्स में कौन कौन था, रशिया, यूके, फ्रांस, बाद में यूएसए, रोमानिया, इटली एटसेट्रा, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज थी, वो धीरे 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 करके ज्वाइन होती चली गई ताकि वो वॉर को खत्म कर सके। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, पर अगर आप देखोगे कि रशिया यहाँ पे बहुत बड़ा है और जर्मनी जो थी वो उनसे इनकी क्लियर हेट्रेड थी, बिल्कुल पास ही है ना, नेबरिंग कंट्रीज है, तो इनको लगता था कि नहीं नहीं ये तो मतलब बहुत बुरे लोग हैं, बहुत ही बुरे लोग हैं। तो जर्मनी और रशिया की एक काफी एनिमिटी हो गई, उनको लड़ाई ऐसा लगने लगा कि नहीं नहीं इसको तो हराना ही है, हराना ही है, हराना ही है। और फिर क्या हुआ कि जब ये वॉर बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, स्टार्टेड फ्रॉम 1918, 1914 टू 1918, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो हमारा रेवोल्यूशन कब हुआ है, 1917। लेट्स क्लियर इट अप फर्स्ट ताकि मैं थोड़ा देख पाऊँ कि हम कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। तो हम थे कहाँ पे, यहाँ पे। हाँ, तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 बिटवीन 2 पावर ग्रुप्स, वन वाज अलाइड एंड द अदर वन वाज सेंट्रल, अलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स, ठीक है। तो ये हमारी 2 लोग थे। अब हुआ क्या कि सबसे पहले इस वॉर से लोगों को, जैसे फ्रांस के लोगों को लग रहा था कि वॉर होगी, बहुत मजा आएगा, एडवेंचर है, वाह आज कुछ तूफानी करते हैं, सब कुछ हो रहा था। पर उन्हें ये रियलाइजेशन नहीं था कि इसकी वजह से बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी। जैसे कि क्या, इतनी खराब कंडीशंस में सोल्जर कैसे कितने टाइम तक लड़ सकता है, पर वो लड़ रहा है, और वो भी वो वॉर लड़ रहा है जो ऑलरेडी हारी हुई है। हारी हुई कैसे कि वो लोग हार जाते थे, वापस आ जाते थे, अपने लैंड को डिस्ट्रॉय कर देते थे, तो उसकी वजह से बहुत सारे रेफ्यूजीज भी खड़े हो गए। खाने के लिए था ही नहीं क्योंकि सारा खाना वॉर में जा रहा था, जनता के पास खाना नहीं है, पैसे हर चीज के भरते जा रहे हैं। जो एक इंडस्ट्रियल चेंज की वजह से डेवलपमेंट आ भी रहा था वो भी रुक गया, क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल ही नहीं सप्लाई हो पा रहा। बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, बहुत सारी कंपनीज बंद होने वाली थी। इन कंडीशंस में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि हमारी जो क्वीन अलेक्जेंड्रा थी, वो क्वीन अलेक्जेंड्रा के कुछ थोड़े बहुत रिलेशंस जर्मनी से थे, और जब वो शादी होकर आई थी तो डाउरी में लेकर आई थी एक मंक को जिनका नाम था रस्पुतिन। तो रस्पुतिन और अलेक्जेंड्रा जो भी बोलते थे वो हमारा सा निकोलस सेकंड करता था, ऐसा जनता को लगता था। और उन्हें ये भी लगता था कि अलेक्जेंड्रा एंड रस्पुतिन आर द मोल्स इनसाइड आवर कंट्री। तो इन्हीं की वजह से जो भी हम हार रहे हैं वो इन्हीं दोनों की वजह से हार रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन जर्मनी तक पहुंचा देते हैं, ऐसा हमारी जनता को लगता था।
तो दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद द मोनार्क हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। अब आगे चलते हैं स्टोरी में और ये देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। तो अब क्योंकि जनता नाखुश थी, जनता ने राजा से बोला कि भाई वॉर खत्म कर दे, बहुत दिक्कत हो रही है। पर राजा ऐसे नहीं हार सकता, राजा राजा है, राजा के अंदर बहुत ईगो है। राजा ने पहले बोला था कि वॉर नहीं करते, तो जनता ने बोला नहीं नहीं वॉर करो, आज कुछ तूफानी करेंगे, मजे करेंगे, जर्मनी को हरा देंगे। अब क्या हुआ, अब जब खाने की कमी हो गई, पैसे कम हो गए, पैसे हर चीज के बढ़ने लग गए, जॉब्स नहीं है प्रॉपर, हर जगह अनस्टेबिलिटी है, तो क्या करें। तो आप बोल रहे हो राजा को मना कर दो, राजा तो चला गया भाई वॉर पे, अब तो वो नहीं रोक सकता। बट बिकॉज नो बडी वॉज हैप्पी, धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आई जहां पे जनता हमारे मोनार्क को हेट करने लगी, वो हेटरेट बढ़ता गया। धीरे धीरे विंटर्स आने लगे, विंटर्स आने लगे तो फूड की शॉर्टेज और ज्यादा होने लगी। और एक दिन अचानक से ऑन 22 ऑफ February 1917 एक कंपनी थी वो बंद हो गई। अब कंपनी बंद हो गई तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। इसका मतलब क्या है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, सैलरी नहीं आ रही, सैलरी नहीं आ रही, खाना कैसे लेंगे, गरीबी और बढ़ गई। तो यहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने ये बात दिखाने के लिए कि देखो हम आपके रूल से कितने नाखुश हैं, आपने वॉर बंद नहीं करी, इसका रिजल्ट हमें देखना पड़ रहा है, और इसीलिए वो स्ट्राइक पे चले गए। और इस स्ट्राइक को लीड कौन करी थी, विमेन। और इसीलिए हम इंटरनेशनल विमेन्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 22 ऑफ February एवरी ईयर, इंटरनेशनल विमेन्स डे, नॉट नेशनल विमेन्स डे। अब क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्राइक होने लगी, धीरे धीरे और भी इसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन होने लगे, राजा को डर लगा, तो राजा ने बोला कि भाई कर्फ्यू लगा दो। कर्फ्यू लगा दिया, जनता चली गई, पर बहुत स्मार्ट थी, वो वापस से 24 और 25 को आ गई और उन्होंने मस्त स्ट्राइक करी। पर 25 को हमारी जो गवर्नमेंट थी, मतलब जो राजा था, उसने ड्यूमा को ही सस्पेंड कर दिया। अभी तक जनता को लग रहा था कि ड्यूमा ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर कुछ तो था, कोई अथॉरिटी तो थी जो कभी ना कभी राजा से क्वेश्चन कर पाती। अब तो वो भी ऑप्शन नहीं था, तो जनता को बहुत बुरा लगा। और वो छोड़ो, ड्यूमा के जो मिनिस्टर्स थे उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनकी तो यार पूरी पूरी सैलरी चली गई, ड्यूमा अनस्टॉल हो गई। अनस्टॉल इट्स नॉट एन ऐप बट या, हाँ, तो हमारी जो ड्यूमा थी वो पूरी सस्पेंड हो गई। अब 25 February को ड्यूमा सस्पेंड हुई। राजा ने सॉरी जो जनता थी उन्हें बहुत गुस्सा आया, वो लोग पुलिस हेडक्वार्टर्स को रैंसैक करने लगे, तोड़ने फोड़ने लगे। ये सब कुछ हुआ है 26 और 27 को। राजा को जब पता चला इसके बारे में, तो राजा ने अपनी कैवलरी बुलाई, अपने लोगों को, सोल्जर्स को बुलाया, और सोल्जर्स से बोला कि इनको शूट करना शुरू कर दो। जब उन्होंने शूट करना राजा का ऑर्डर सुना, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं शूट करेंगे। क्यों नहीं शूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सारे सिटीजन्स ही तो हैं, और हमारे फैमिली मेंबर्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, भाई बहन होंगे, सिबलिंग्स होंगे, तो हम शूट नहीं करेंगे। और वो पूरी कैवलरी उठ के कहाँ चली गई पता है, प्रोटेस्टर्स के साथ स्ट्राइक करने के लिए। जब ये स्ट्राइक होने लगी, तो ये स्ट्राइक किसकी थी, पहले तो हमारे वर्कर्स थे इसमें, और वर्कर्स के साथ कौन आ गया था, सोल्जर्स। और इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं पेट्रोग्राड सोवियत। पेट्रोग्राड कहाँ से नाम आया, सेंट पीटर्सबर्ग से, क्योंकि हमारी जो जनता थी उनको जर्मन से इतनी हेटरेट थी कि उन्हें लग रहा था सेंट पीटर्सबर्ग इट साउंडेड जर्मन, और इसलिए उसका नाम चेंज कर दिया। तो अब पेट्रोग्राड सोवियत बन गई। सोल्जर्स थे नहीं, राजा के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सोल्जर्स, जब सोल्जर्स ही नहीं होंगे तो उसके पास पावर है ही नहीं। और इसीलिए राजा ने ये डिसाइड किया अपने मिलिट्री कमांडर से बात करके कि वो अपने थ्रोन को एब्डिकेट कर देगा, यानी कि भाग जाएगा। और 2 मार्च को ऐसा ही हुआ, राजा ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और वो वहां से निकल गया अपनी फैमिली को लेकर। और इसीलिए 1917 का जो ये फेब्रुअरी रेवोल्यूशन है, इसकी वजह से मोनार्की जो थी वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 2 मार्च को हमारा जो राजा है वो एब्डिकेट कर देता है थ्रोन, और रशिया है वो वापस से क्या हो जाती है, एक
फ्री कंट्री हो जाती है, रिपब्लिक कंट्री हो जाती है। ठीक है, अब आता है फेब्रुअरी के बाद की स्टोरी। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक नाम पढ़ा था लेनिन का, व्लादिमीर लेनिन। तो व्लादिमीर लेनिन को ना भेज दिया गया था एग्जाइल में, क्योंकि वो बहुत कांड करते थे, कुछ ना कुछ कभी ना कभी स्ट्राइक कर दी, यूनियन फॉर्म कर दी, एसोसिएशन फॉर्म कर दिए। तो राजा के अंदर तो ये सब नहीं हो सकता, राजा को गुस्सा आया, उसने एग्जाइल भेज दी। पर जब लेनिन को ये बात पता चली कि राजा खुद अब एग्जाइल में चला गया, भाग गया, तो वो वापस आ गए। कब वापस आए? अप्रैल में वापस आए। और अप्रैल में आते ही उन्होंने जो नई सरकार बनी, अब सरकार किसकी बनी थी? क्योंकि देश को चलाने के लिए टेम्पररी कोई गवर्नमेंट चाहिए। तो अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको बताया था पेट्रोग्राड सोवियत बनी थी, किसकी हेल्प से? हमारे जो वर्कर्स थे वो और जो सोल्जर्स थे वो, राइट? क्या बनी है? पेट्रोग्राड सोवियत बनी है। अब पेट्रोग्राड सोवियत के जो लीडर्स थे, इसके लीडर्स और जो ड्यूमा सस्पेंड हुई थी उसके लीडर्स, इन लोगों ने मिलकर बनाई प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है, इन लोगों ने मिलकर बनाई प्रोविजनल गवर्नमेंट। और प्रोविजनल गवर्नमेंट का मतलब है टेम्पररी गवर्नमेंट, जब तक इलेक्शंस नहीं होते वापस से, तब तक कौन चलाएगा? प्रोविजनल गवर्नमेंट। पर याद रखना कि प्रोविजनल गवर्नमेंट का मतलब है वर्कर्स और सोल्जर्स, यानी कि पेट्रोग्राड सोवियत के जो लीडर्स थे वो और ड्यूमा के लीडर्स ने मिलकर फॉर्म करी थी पेट्रोग्राड सोवियत और प्रोविजनल गवर्नमेंट। और पेट्रोग्राड सोवियत फॉर्म हुई थी बाय द वर्कर्स एंड द सोल्जर्स। अब आगे चलते हैं और हम पहुंचते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन पे। तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन के बीच में कुछ स्टोरी होती है। द स्टोरी इज कि व्लादिमीर लेनिन वापस आते हैं और इन्हें लगता है कि यार प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास में बहुत सारी पावर है, इससे पावर कैसे स्नैच करें। तो वो कहते हैं कि भाई एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है मेरी, वो रिक्वायरमेंट पूरी कर दो। रिक्वायरमेंट क्या थी? 3 डिमांड्स थी। पहली डिमांड कि सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दो। सोशलिज्म की पहली डिमांड क्या होती है? कहती है कि कोई भी प्रॉफिट मेकिंग बॉडी देश की सरकार का ही होना चाहिए, किसी इंडिविजुअल का नहीं होना चाहिए। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग बॉडी क्या होती है? बैंक्स। तो बैंक्स को नेशनलाइज कर दो। दूसरा उन्होंने बोला कि जितनी भी जमीन है वो जनता में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पेजेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। थर्ड उन्होंने बोला टू पुट एन एंड टू द वॉर, जो वॉर अभी तक चल रही थी उसको। पर प्रोविजनल गवर्नमेंट ने इनकी बात सुनी ही नहीं और यहां से लेनिन थीसिस आई, अप्रैल थीसिस, लेनिन्स अप्रैल थीसिस। इसमें क्या थी? इसमें ये 3 डिमांड रखी थी, पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी किया था इन्होंने बोला था कि काम करते हैं, अपने नाम चेंज कर लेते हैं, बोल्शेविक गवर्नमेंट की जगह कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रख लेते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी डिमांड्स क्या होने वाली हैं। पर इस पर अभी कुछ हुआ नहीं। अब इसके बाद आता है अक्टूबर रेवोल्यूशन। अभी क्या हुआ है? प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में। अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट को डर लगने लगा, क्योंकि भाई हमारे जो लेनिन थे ये बन गए थे यहाँ के शाहरुख खान, और इन्हें लग रहा था कि जो मैं बोलूंगा वही होगा। तो लोगों को यहाँ से लेनिन ने बताना शुरू किया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या चाहती है। प्रोविजनल गवर्नमेंट तो चाहती ही है कि तुम सब लोग अगेंस्ट में हो और अगेंस्ट में आते ही आप लोगों के ऊपर डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश कर दें। जनता धीरे धीरे इन र्यूमर्स को सच मानने लगी, उनके मन में ये बातें फैलने लगी। इन्फ्लुएंस हो गई थी जनता लेनिन से। क्यों? क्योंकि लेनिन शाहरुख खान थे। तो लेनिन की बात सुनते 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 एक दिन ऐसा आया कि हमारी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसको डर लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लेनिन हमसे पावर छीन लेगा, और लेनिन ने पावर छीन ली तो सारी पावर लेनिन की हो जाएगी। तो अब प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया? जितनी भी बोल्शेविक्स की बिल्डिंग्स थी, जितने भी छोटे छोटे सेटअप्स थे, यूनियंस थे उनके, जहाँ पर भी पब्लिशिंग होती थी न्यूज़पेपर्स, उन सब पर बैन लगा दिया। वो आपस में बात नहीं कर सकते थे। बहुत सारे लोगों को एग्जाइल भेज दिया, बहुत सारे लोगों को जेल भेज दिया। प्रोविजनल गवर्नमेंट ये करने लगी। लेनिन इसी चीज की तो तलाश में था, कुछ तो हो कि लेनिन कुछ तो करे। और लेनिन ने क्या किया? लेनिन ने एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी फॉर्म करी। किसकी हेल्प से? देखो, एक आर्मी तो हमारी जनता के पास होगी, मतलब गवर्नमेंट के पास होगी, प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास। पर आपको याद है पेट्रोग्राड सोवियत था। पेट्रोग्राड सोवियत में कौन थे? वर्कर्स और सोल्जर्स। तो कुछ सोल्जर्स उसमें से भी तो रहे होंगे। तो वो वर्कर्स और वो सोल्जर्स मिलकर गए हमारी लेनिन से, यानी बोल्शेविक से। तो बोल्शेविक्स प्लस पेट्रोग्राड सोवियत, इन्होंने मिलकर बनाई मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी।
और मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी कब बनी है? 1917 में, अक्टूबर। ठीक है, अब ये कमेटी फॉर्म हुई और इस कमेटी के जो हेड थे उनको बनाया लियोन ट्रॉट्स्की को। जब लियोन ट्रॉट्स्की इसके हेड बने हमारी मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम कोई एक दिन अचानक हमला करेंगे। अभी ये डेट डिसाइड नहीं हुई है, पर ऐसा इन्होंने डिसाइड किया कि क्या डेट होगी पता नहीं, पर करेंगे ऐसा कुछ, तो मजा करेंगे। ठीक है, तो अब ये सब सब सामान चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। एक दिन अचानक से ऑन 24 अक्टूबर हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की को ये लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने अपनी ट्रूप्स को भेज दिया शहर के अंदर। अब शहर में जनता परेशान हो गई कि ऐसे कैसे ट्रूप्स आ गए, जरूर कुछ गड़बड़ है। और इस ट्रूप ने जाके बोल्शेविक्स की सारी जितनी भी छोटे छोटे यूनियंस थे, बिल्डिंग्स थी, उन सबको कैप्चर कर लिया, बंद कर दिया। इसी बात का वेट कर रहे थे हमारे लियोन ट्रॉट्स्की और लेनिन। उन्होंने क्या किया, रिवर फ्लो किया करती थी, रिवर नेवा, उस रिवर नेवा के थ्रू एक औरोरा नाम का शिप वहां से भेजा, और भेजने के बाद उन्होंने उस पर शेलिंग करनी शुरू कर दी। जहाँ पे ड्यूमा बैठती थी वहीं पे शेलिंग करनी शुरू कर दी। अब मिनिस्टर्स बाहर आ गए, डर के उन्होंने हाथ ऊपर कर लिए, बोला कि भाई तुम ले लो पावर, कोई बात नहीं, ले लो, खुश रहो, पर तुम हमें मारो मत। और इस तरीके से दिसंबर आते आते मॉस्को पेट्रोग्राड का पूरा एरिया किसके अंडर आ गया? हमारे लेनिन के अंडर, यानी बोल्शेविक्स के अंडर। अब बोल्शेविक्स का एक और नाम है रेड आर्मी। कैसे, अब हम बात करेंगे। तो आफ्टर द रेवोल्यूशन काफी सारे चेंजेस किए हमारे लेनिन ने, जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था। उन्होंने सबसे पहले तो वॉर को एंड कर दिया, ऑल्दो कोई नहीं चाहता था, पर उन्होंने फिर भी वॉर को एंड किया। उन्होंने बैंक्स को नेशनलाइज किया, उन्होंने लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया। और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया कि अगर किसी की फैमिली 6 लोगों की और वो 2 रूम के घर में रह रहा है, और किसी की फैमिली 2 लोगों की 6 रूम के घर में रह रहा है, तो उनको स्विच करा दिया। चाहे आपने कितना भी पैसा लगाया हो अपने घर पे, चाहे कुछ भी किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से उन्होंने लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद धीरे धीरे जो और सारा रीजन था रशिया का, मॉस्को पेट्रोग्राड के एरिया, आसपास के एरिया को छोड़ के, वो सारा एरिया या तो वो सोशलिस्ट जो हुआ नॉट बोल्शेविक्स, आपको याद है सोशलिज्म क्या एक आइडियोलॉजी है, जरूरी है कि सारे सोशलिस्ट बोल्शेविक्स में ही आए? नहीं। तो हमारे पास में 3 हिस्से बने। तीन हिस्से क्या थे ये? पहला था वाइट, दूसरा था greens, and the last one was, sorry, and the last one was red। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारी जो सोसाइटी थी वो डिवाइड हो चुकी थी। सोसाइटी में लोग, वो लोग जो आज भी सार को पसंद करते थे, उनको लगता था कि वापस से पुराना सिस्टम आ जाना चाहिए, उनका नाम क्या रखा? वाइट। सो दे वर प्रो सारिस्ट, मतलब दे वर कंजर्वेटिव बेसिकली। ठीक है, दे वर प्रो सारिस्ट। नाउ ग्रीन्स वर, दे वर सोशलिस्ट बट नॉट बोल्शेविक्स। सोशलिस्ट तो थे पर बोल्शेविक्स नहीं थे। और रेड्स कौन थे? बोल्शेविक्स। तो इसीलिए यहाँ पे इनका नाम क्या पड़ गया? रेड आर्मी। अब हमारी जो जनता थी, मतलब जो ये लोग थे, उनको ये बात समझ आ गई थी कि बोल्शेविक्स को अकेले नहीं हराया जा सकता। तो ग्रीन और वाइट ने आपस में अलायंस फॉर्म कर लिया। और अलायंस फॉर्म करने के बाद वाइट्स को ऐसा लगा कि वाह यार, अपने पास तो बहुत सारी पावर है। तो वाइट्स ने धीरे धीरे जनता से, जो पेजेंट्स थे जिनको उनकी जमीन दी थी, उन सारी जमीन को वापस से खींचना शुरू कर दिया। जब उन्होंने वो वापस से जमीन खींचना शुरू कर दिया, वो भी काफी हार्श मेजर्स यूज करके, तो जनता इनके सॉरी जनता के बीच में वाइट्स जो थे वो काफी अनपॉपुलर हो गए। जब वाइट्स काफी अनपॉपुलर हो गए तो लोगों को ये लगने लगा कि यार इनके साथ में तो कौन है? ग्रीन। तो इसलिए ग्रीन और वाइट दोनों ही साथ में अनपॉपुलर हो गए जनता के बीच में, और बोल्शेविक्स की डिमांड और ज्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगी।
बोल्शेविक्स ने क्या किया, छोटा सा काम खराब कर दिया, और वो ये था कि एक दिन अचानक से उन्हें ये खबर मिली कि खीवा नाम की एक जगह है सेंट्रल एशिया में, और उस सेंट्रल एशिया की जगह में बहुत सारे नेशनलिस्ट हैं जो बोल्शेविक्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो वो गए और उन्होंने उन सारे नेशनलिस्ट को मार दिया। अब जनता के बीच में ये डर रहेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कल हमने भी अपनी आवाज उठाई जनता को या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया तो गवर्नमेंट हमें भी मार देगी। तो ये सिविल वॉर, ये जो जनता के बीच में वॉर हो रही थी, इसको हमने नाम दिया सिविल वॉर। जब तक ये खत्म नहीं हुई तब तक ये खीवा का इंसिडेंस हो गया। अब बोल्शेविक्स को यानी लेनिन को ये बात रियलाइज हो गई कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो उन्होंने धीरे धीरे रीजनल ऑटोनॉमी देनी शुरू कर दी, मतलब जो जहाँ के लोग हैं वो अपने लोगों को खुद ही रूल करेंगे और बाकी पूरा देश किसके अकॉर्डिंग चलेगा, लेनिन के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से रीजनल ऑटोनॉमी देनी शुरू कर दी, और धीरे धीरे ये जो देश था रशियन किंगडम, वो पहले किस में कन्वर्ट हुआ, रशिया में। फिर धीरे धीरे आसपास के सारे देश इससे मिलने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था रशिया बहुत बड़ा है, बहुत अमीर है, बहुत पावरफुल है, रेड आर्मी है उसके पास में। और धीरे धीरे ये जो रशिया था ये बन गया यूएसएस। कब बना है, दिसंबर ऑफ 1920। ठीक है, तो दिस वाज द होल स्टोरी। इसके बीच में छोटा सा पार्ट आता है तो डेवलपमेंट, जिसमें आपको जोसेफ स्टेलिन के बारे में पढ़ने को मिलता है ना, उनका जो सिस्टम था कलेक्टिवाइजेशन वो पढ़ने मिलता है। वो एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं अभी खत्म कर देती हूँ, विच इज कि अब क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी, तो गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद उन्होंने काफी सारे चेंजेस किए, और वो उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट चेंज ये था कि वो डेवलपमेंट करना चाहते थे विथ 5 ईयर प्लान। तो उन्होंने 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया, और इनिशियल जो 2 प्लान्स थे उसमें उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करी, पर वो ये भूल गए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का रॉ मटेरियल आ रहा है एग्रीकल्चर से, और उस पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ तो पर बहुत लिमिटेड एरियाज में, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड एरियाज में। अब उसके बाद जब हम एग्रीकल्चर पर जाते हैं तो स्टोरी आती है जोसेफ स्टेलिन की। तो नेक्स्ट लीडर आफ्टर व्लादिमीर लेनिन वाज जोसेफ स्टेलिन। जोसेफ स्टेलिन को लगने लगा कि जो भी हो रहा है ये बड़े लैंडलॉर्ड्स की वजह से हो रहा है। इन बड़े लैंडलॉर्ड्स को वो कहते थे कुलाक्स। अब इन कुलाक से, बड़े लैंडलॉर्ड से, इन्होंने जमीनें ले ली और डिस्ट्रीब्यूट कर दी। आइडिया ये था कि बड़ी जमीनें एक साथ में यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और फिर कलेक्टिव फार्मिंग किया करेंगे, क्योंकि कलेक्टिव फार्मिंग करेंगे तभी अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है। अब जब लोगों ने अपनी जमीन, जो छोटे फार्मर्स थे उन्होंने अपनी जमीन देने से मना कर दिया, तो उनसे जबरदस्ती उनकी जमीनें छीन ली गई। जिन्होंने बहुत रेबेलियन किया उनको एग्जाइल भेज दिया, जेल में डाल दिया। ये सब स्टेलिन करने लगे, और उन्होंने कलेक्टिव फार्म्स फॉर्म किए, और इन कलेक्टिव फार्म्स को वो कहते थे कोलखोज। अब कोलखोज की फॉर्मेशन हुई धीरे धीरे, पर जनता अभी भी स्टेलिन से नाखुश थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत हार्श मेजर्स लेते थे ये सारी चीजें करवाने के लिए, और किसी का मन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये सब करना पड़ेगा। तो जनता ने क्या किया, हमारे जो पेजेंट्स थे उन्होंने अपनी जो लाइफ स्टॉक थी उसको मारना शुरू कर दिया, और इतना मारा कि ऑलमोस्ट 90% लाइफ स्टॉक रशिया से गायब हो गई। पर फिर भी लेनिन पे कोई असर, सॉरी स्टेलिन पे कोई असर नहीं पड़ा। उसे फिर भी लगता था कि शायद जनता ही वो है, शायद पेजेंट्स की वजह से ही हमारे पास इक्वल या ज्यादा ग्रेन्स नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो दैट वाज द होल स्टोरी of Russian Revolution. I hope you have no doubts in the respective chapter, and if you have any, please let me know in the comment section below. चलिए तो शुरू करते हैं हमारा थर्ड और आखिरी चैप्टर हिस्ट्री का, which is Nazism and the rise of Hitler. तो आपको ऑलरेडी पता होगा, हमने काफी कुछ इसमें से पढ़ लिया है नाजिज्म के बारे में, क्योंकि चैप्टर जो है वो वापस से आपको रशियन रेवोल्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट है, जहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ी जाती है, वो बताता है। ठीक है, तो एक बार टाइमलाइन डिस्कस करते हैं, और टाइमलाइन याद रखना उन्हीं की ही हेल्प करेगी जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो 1990 ट्रीटी ऑफ वर्से, 1923 हाइपर इन्फ्लेशन क्राइसिस, 1929 ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, 33 Hitler becomes chancellor, 1939 to 45 the second world war. ओके, चलो तो शुरू करते हैं स्टोरी हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो
देखो शुरू होती है कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जो था वो एक किंगडम की तरह नहीं, एक नेशन की तरह नहीं, एक किंगडम की तरह पार्टिसिपेट कर रहा था। जर्मनी का एक राजा हुआ करता था और उस राजा ने सोचा कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करेंगे। अब वो जर्मनी जो था वो था सेंट्रल पावर्स में, और बाकी सारी पावर्स कौन सी थी? अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स में 3 कंट्रीज थी, कौन सी? जर्मनी, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर, और थर्ड कौन सी थी? ऑटोमन एम्पायर। वहीं पर अलाइड पावर्स में कौन सी कंट्रीज थी? अलाइड पावर्स में थी हमारे पास रशिया, यूके, फ्रांस, यूएसए, रोमानिया, इटली एटसेट्रा। ठीक है, जो बाद में धीरे धीरे एड ऑन होती जा रही थी। मेजरली हमारी यही कंट्रीज थी। अब जब जर्मनी ने वॉर करी और वो बहुत बुरी तरह से हार गया, तो उसे ये लगा, हमारे राजा को ये लगा कि चलो क्यों ना यहाँ से भाग चलते हैं, और वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वहां से भाग गया। जब वो वहां से भाग गया तो हमारी अलाइड पावर्स को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है आज ये राजा भाग गया है पर जर्मनी कभी इन फ्यूचर बदला लेने के लिए कुछ भी करे। तो उन्हें लगा कि यार एक तरीका ऐसा हो सकता है कि हम इनकी सारी पावर्स को खत्म कर दें, डिसबैंडन कर दें। अब उसके लिए उन्होंने निकाली द ट्रीटी ऑफ वर्से, जो हमने अभी थोड़ी सी देर पहले पढ़ी थी। कब हुई है ये? 1919 में, जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, किसके ऊपर लगाई गई थी ये ट्रीटी? जर्मनी के ऊपर। अब इस ट्रीटी में क्या क्या था? सबसे पहले उनको लगता था कि कहीं जर्मनी वापस से तो स्ट्रॉन्ग होकर हम पर अटैक नहीं कर देगा, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबका बहुत खर्चा हुआ था और वो खर्चे से बचना चाहते थे, लाइफ्स खत्म हुई थी उससे भी बचना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस वॉर को आगे ना लेकर जाए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने किया वो क्या था कि हमारी जर्मनी को डीमिलिटरलाइज कर दिया। डीमिलिटरलाइज का मतलब है कि आर्मी वहां से खत्म कर दी। दूसरी, उन्होंने ये बोला कि आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो हम उसके कुछ कुछ पोर्शंस हम ले रहे हैं। तो किसी का कुछ परसेंट, किसी का कुछ परसेंट फ्रांस ने, यूके ने उनसे ले लिया, ताकि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग ना हो पाए इन नियर फ्यूचर और वापस से वॉर ना कर पाए। अब तो उनकी बहुत सारी रिसोर्सेज ले ली। थर्ड, उनकी 1/10 पॉपुलेशन ले ली। फोर्थ, उनकी जितनी ओवरसीज कॉलोनी थी उन सारी चीजों पर भी उन्होंने खुद का कब्जा कर लिया। इतने पर भी उन्हें बात अच्छी नहीं लगी, तो इसके बाद हमारी जो जर्मनी थी उसके पास एक बहुत सुंदर जगह थी, उसका नाम था राइनलैंड। रिसोर्स रिच लैंड है ये राइनलैंड, इसको भी फ्रांस ने कब्जा कर लिया। अब उन्हें लगा कहीं ऐसा तो नहीं इन फ्यूचर जर्मनी जो है इसके बाद भी कहीं से भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो उसके लिए उन्हें लगता था कि डेमोक्रेसी एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट है जिससे कभी भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन्होंने बोला कि हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं। किसका गिफ्ट? डेमोक्रेसी का। और उन्होंने डेमोक्रेसी स्टेब्लिश कर दी। इसके अलावा 6th पॉइंट जो था वो ये था ट्रीटी ऑफ वर्से में कि इनको हर बार अलाइड पावर्स को यूरोज देने पड़ेंगे। गलत साइन कर दिया मैंने, यूरोज नहीं, 6 मिलियन पाउंड्स देने पड़ेंगे टू दी अलाइड पावर्स। ठीक है, अब ये वाली बात भी हो गई कि भाई 6 बिलियन पाउंड्स देने। इतनी सारी चीजें जर्मनी पर थोप दी गई थी, और ये क्या था? दिस वॉज ऑल द ट्रीटी ऑफ वर्से। अब जनता जो थी वो बहुत नाखुश थी, उन्हें लगता था कि कैसे भी करके हमें तो अलाइड पावर से रिवेंज चाहिए ही चाहिए। उन्होंने कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, पर क्या हुआ कि क्योंकि जनता के पास आ गई थी डेमोक्रेसी, तो उनके लिए बन गई थी एक पार्लियामेंट, और इस पार्लियामेंट का नाम पड़ गया था वेमार रिपब्लिक। वेमार क्यों? क्योंकि वो शहर का नाम वेमार था। और क्या पार्लियामेंट का कुछ और नाम था? बिल्कुल था, जैसे हम उसे संसद कहते हैं बिल्कुल वैसे ही उन्होंने उस पार्लियामेंट का नाम रखा था रीचस्टैग। ठीक है, द नेम ऑफ द पार्लियामेंट वाज रीचस्टैग। तो इस तरीके से वेमार रिपब्लिक स्टेब्लिश हुई, रीचस्टैग स्टेब्लिश हुई, और हमारी जनता को लगने लगा कि अब उनके पास रिवेंज लेने का कोई भी चांस नहीं है। धीरे धीरे वेमार रिपब्लिक बहुत नई थी, उसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जनता पसंद करती नहीं थी। तो यहाँ पर आ गई इकोनॉमिक क्राइसिस।
और ये इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक पॉइंट ऐसा था जहां पर हमारी जर्मनी ने फ्रांस से मना कर दिया कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते, ये जो 6 बिलियन पाउंड्स की बात हुई थी ये हम आपको आगे नहीं दे सकते। तो फ्रांस ने गुस्से में आकर इनकी एक बहुत शानदार कोल की वैली है जिसका नाम है रूर वैली, इस रूर वैली को भी छीन लिया। अब जर्मनी के पास मिलिट्री नहीं थी तो वो फ्रांस पे अटैक नहीं कर सकता था, पर उनसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज छीन ली गई थी। जर्मनी को गुस्सा आया, वेमार रिपब्लिक को गुस्सा आया, वो घर आए, जर्मनी आए और उन्होंने रिटेलिएट करने के लिए पेपर करेंसी को प्रिंट करना शुरू कर दिया। इतना प्रिंट किया कि दिसंबर ऑफ 1923 आते आते 1923 दिसंबर आते आते जर्मन मार्क की वैल्यू, मार्क वाज द नेम ऑफ द करेंसी, जर्मन मार्क की वैल्यू पहुंच चुकी थी ट्रिलियंस में अगर हम यूएसडी से कंपेयर करेंगे तो। इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन की वजह से, दिस इज नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू इंक्रीज हो गई है, लोगों को ब्रेड के लोफ के लिए भी ट्रक भर के पैसे लेके जाने पड़ते थे। तो जब लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, एम्प्लॉयमेंट थी नहीं, सब कुछ बंद हो चुका था, कोई डेवलपमेंट नहीं थी, जर्मनी ने मना कर दिया था कि हम पैसे देंगे नहीं। फ्रांस ने आगे यूएसए से ये बोला कि भाई जब जर्मनी मेरे को पैसे नहीं दे रहा तो मैं क्यों तेरे को पैसे दूं। अब इस बात में तो बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन था कि यूएसए पैसे लिए बिना नहीं जा सकता। तो यूएसए ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूंगा। अब उसकी हेल्प क्या थी? उसकी हेल्प थी कि मैं जर्मनी को पैसे दूंगा शॉर्ट टर्म लोन, और ये शॉर्ट टर्म लोन्स जर्मनी अपना डेवलपमेंट करके मेरे को वापस करेगा, उसके साथ में जर्मनी आपको पैसे भी देगा। जब जर्मनी फ्रांस को पैसे देगा, वो पैसे कहाँ से आ रहे थे? यूएसए से। तो फ्रांस यूएसए को पैसे क्यों नहीं देगा? उसे देना पड़ेगा। तो यूएसए ने अपने पैसे निकलवाने के लिए बहुत अच्छा सा गेम खेल दिया। इस गेम को हमने नाम दिया है डॉफ्स प्लान। प्लान क्या है? प्लान ये है कि भाई हमारा जो यूएसए है उसने दिए हैं पैसे जर्मनी को, जर्मनी ने शॉर्ट टर्म लोन्स की तरह जर्मनी ने पैसे लिए हैं यूएसए से। जर्मनी इसमें से डेवलपमेंट करने के बाद, टैक्सेस इंक्रीज करने के बाद जो भी पैसा बचता था वो किसको देता था? फ्रांस को। और फ्रांस ने ये पैसा किसको दे दिया वापस से? यूएसए को, क्योंकि उसने वॉर लड़ने के लिए यूएसए से ही पैसे लिए थे। ठीक है, अब ये सिस्टम चल रहा था, डॉफ्स प्लान बहुत अच्छा था, यूएसए ने पैसे दिए, जर्मनी का डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगा। पर किस पे डिपेंडेंट था? शॉर्ट टर्म लोन्स पे। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट तो नहीं हो पा रहा था, और अभी भी डिपेंडेंट था। 1923 से नेक्स्ट ईयर आते आते कितना ही टाइम लगेगा। पर फिर एक दिन अचानक से यूएसए में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो जाती है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से यूएसए के पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे। ये ईयर क्या है? ये ईयर है 1929, इसको हम कहते हैं द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब क्योंकि यूएसए के पास कैश फ्लो ही नहीं था, यूएसए का पूरा कैश फ्लो खत्म हो चुका था, तब की बात है 1929। ठीक है, तो 1929 में जब ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गई, तो यूएसए की वजह से पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट हुआ, सबको अफेक्ट हुआ, क्योंकि सब कहीं ना कहीं लिंक्ड है। पर सबसे ज्यादा अफेक्ट किसको हुआ? जर्मनी को। क्यों अफेक्ट हुआ? क्योंकि जर्मनी पूरी तरह से डिपेंडेंट थी यूएसए के ऊपर। और जब जर्मनी को इतना बड़ा धक्का लगा और उसने बोला कि यूएसए से कि भाई थोड़े से पैसे और दे दे, तो यूएसए कहता है कि मेरे पास खुद पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कैसे दूं। और यूएसए ने मना कर दिया आगे कोई भी शॉर्ट टर्म लोन देने से। अब जर्मनी की इकोनॉमी जो थी वो पूरी तरह से क्रैश हो गई। लोग बोर्ड्स लगा के घूमने लगे कि वो कोई भी काम करेंगे बस एज लॉन्ग एज उनको पैसा मिलता रहे। उनको लगने लगा था कि अब उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, वो स्ट्रीट रैट्स की तरह शायद अपनी लाइफ जिएंगे। सोने के लिए उनको बारी लगानी पड़ती थी, बैठे बैठे खड़े खड़े उनको स्लॉट्स मिलते थे ताकि वो सो सके। ना जॉब्स थी, ना खाना, ना पैसे। जो डेवलपमेंट हुआ था वो एकदम से सारा शट डाउन हो गया, और अब जर्मनी जो थी वो बहुत परेशान हो गई। अब इसी के ही बीच में एक स्टोरी आती है जो हम इंक्लूड करेंगे, एंड दैट वाज द राइज ऑफ हिटलर।
है ना। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट आता है कि ये सारी पॉइंट्स तो ठीक है कि भाई जनता जो थी वो पसंद नहीं करती थी वेमार रिपब्लिक को, क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि वेमार रिपब्लिक की वजह से हम अपना रिवेंज नहीं ले पा रहे। तो वो लोग जिनको वो जो सपोर्ट करते वेमार रिपब्लिक को, उन्होंने उनको टाइटल दिया था नवंबर क्रिमिनल्स का, ठीक है। इसके अलावा हमने इकोनॉमिक क्राइसिस पढ़ ली। इसके अलावा एक और पॉइंट था जिसको हम कहते हैं आर्टिकल नंबर 48। आर्टिकल 48 ये बताता था कि जर्मनी में जो प्रेसिडेंट है उसके पास हाईएस्ट पावर है, वो कभी भी इमरजेंसी लगा सकता है अकेले यूनिलेटरली, और उसके साथ में सारे फंडामेंटल राइट्स जो थे वो उस टाइम के लिए डिसबैंडन कर दिए जाएंगे। तो ये था आर्टिकल 48, और ये कई बार लगा चुके थे जर्मनी में, क्योंकि जो हमारे भाई कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रॉपरली फॉर्म्ड नहीं था, उसमें इस चीज का ध्यान दिया ही नहीं गया। अब धीरे धीरे इसमें एक छोटा सा लड़का आता है, उस लड़के का नाम है हिटलर, एडोल्फ हिटलर। छोटा तो नहीं है, बड़ा है, पर मान लेते हैं। तो एडोल्फ हिटलर आया। एडोल्फ हिटलर ने क्या किया, लोगों को अलग अलग स्पीचेस देनी शुरू करी, कैंपेनिंग्स करनी शुरू करी, लाइफ उसकी जैसी भी रही हो। उसके बाद अच्छा, बिफोर दैट he was a soldier who played his part in the First World War. But because he played his part in the First World War, he went to the war. उसने फाइट करी, वो जीत कर आया, उसे बहुत सारे ऑनरेबल अवार्ड्स मिले, मेडल्स मिले। बट क्योंकि जर्मनी हार गया, एंड एज अ सोल्जर उसके लिए इससे बड़ी हार कोई और नहीं हो सकती थी कि उसने सब कुछ लगा दिया वॉर में, पर फिर भी जर्मनी हार गया। और वो हार गया तो ठीक है, अलाइड पावर्स ने एक इतनी हार्श ट्रीटी इम्पोज कर दी जर्मन्स के ऊपर जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि राजा ने ऑब्वियसली जर्मन से थोड़ी कंसल्ट किया होगा कि वॉर करें कि नहीं करें, कि लोन लें कि नहीं लें, कि क्या पैसे खर्च करें कि नहीं करें, राइट। तो उसको बहुत बुरा लगता था, और इसी वजह से उसने सोचा कि मैं कैसे भी जर्मनी को रिवेंज दिलाऊंगा। अब जर्मनी को रिवेंज दिलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी मिलिट्री, जो वो बना नहीं सकते थे, बनाते तो वॉर हो जाती। पर क्या कर सकते हैं, और तो दूसरा सबसे अच्छा तरीका था पॉलिटिक्स ज्वाइन करना, और वो उसने कर लिया। छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी से हिटलर ने ये सब कुछ शुरू किया, और शुरू करने के बाद वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करता रहा। धीरे धीरे उसने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मर्ज कर लिया, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बना दी जिसका नाम था नाजी पार्टी। बाद में ये नाजी पार्टी के नाम से फेमस हो गई। अब धीरे धीरे हिटलर जो था वो फेमस हो गया, बट बिफोर द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हिटलर की पॉलिटिकल पार्टी इतनी भी फेमस नहीं थी। पर आफ्टर द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस हुए हैं, उसके बीच में हमारा जो हिटलर था उसने बहुत सारी ऐसी कैंपेनिंग्स करी जिसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि अगर कोई हमें एक्चुअली रिवेंज दिला सकता है तो कौन होगा, हिटलर होगा। क्यों? क्योंकि वो सोल्जर था, सोल्जर्स को बहुत ब्रेव मानते थे। दूसरा, उन्हें लगता था कि ये वेमार रिपब्लिक के अगेंस्ट में है, क्योंकि वेमार रिपब्लिक ने इसको एक्साइल भेज दिया था, हिटलर को जेल भेज दिया था। तो उन्हें लगता था कि यार ये तो बंदा ठीक है। थर्ड, बोलता बहुत अच्छा था, ही वॉज एन अमेजिंग ओरेटर। तो लोगों को लगता था वाह यार क्या सही बोल रहा है, यही दिलाएगा रिवेंज हमें, जो भी है यही है। तो वो एक सेवियर की तरह, एक मसीहा की तरह डिपिक्ट होने लगा। अब जब इन्होंने नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस फाइट करे और उन इलेक्शंस में हिटलर की पार्टी मेजॉरिटी पार्टी बनी, मेजॉरिटी बहुत बड़े नंबर से नहीं, पर उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे ज्यादा नंबर इनको मिले थे। तो ये पॉलिटिकल पार्टी आई सामने, और उस टाइम प्रेसिडेंट हुआ करते थे प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग। तो हिंडनबर्ग ने बोला कि क्यों ना, अगर मैं हिटलर को ये चांस ऑफर करता हूँ, क्योंकि जनता किसे पसंद करती है, हिटलर को। वो कौन है? शाहरुख खान है अब जर्मनी के। तो जनता को लगा, हिंडनबर्ग को लगा कि अगर जनता का विश्वास वापस से वेमार रिपब्लिक पे स्टेब्लिश कराना है तो उसके लिए कौन जरूरी होगा? हिटलर जरूरी होगा। तो हिटलर को क्या हम सबसे इंपॉर्टेंट कैबिनेट पोजीशन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या उसे वेमार रिपब्लिक पे ट्रस्ट जनता का बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग गए एडोल्फ हिटलर के पास और उससे बोला कि क्या तुम चांसलर बनना पसंद करोगे? और हिटलर तो इसी मूवमेंट का वेट कर रहा था, राइट। तो हिटलर ऑन सॉरी हिटलर इन 1933 उसने क्या किया, उसने चांसलर बनना एक्सेप्ट कर लिया। अब जब हिटलर हमारा चांसलर बन गया है, उसके बाद ये स्टोरी है 30 जनवरी
1933 की। तो हिटलर बन गया है हमारा चांसलर, और चांसलर बनने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना थोड़े से कुछ ड्रामे किए जाएं। और वो ड्रामे क्या थे? सबसे पहले उसने एक छोटी सी वेमार रिपब्लिक में आग लगवा दी, और आग लगवाने के बाद उसने ये बताया कि ये काम उन लोगों का है जो नहीं चाहते कि जर्मनी अलाइड पावर से आगे चला जाए। और इसके बाद उसने वहां पर इमरजेंसी आर्टिकल 48 लगवा दिया। आर्टिकल 48 लगवाने के बाद ऑन 3rd of March 1933, देखो 30 जनवरी को चांसलर बना है, फेब में आग लगी है 28 फेब, जिसको हम कहते हैं फायर डेक्रे। उसके बाद 3rd of March 1933 को उसने एक इनफेमस एक्ट, बहुत ही फेमस एक्ट है, इसका नाम है अनेबलिंग एक्ट ऑफ 1933, ये इसने इम्प्लीमेंट करा दिया, इम्पोज करा दिया। और ये एक्ट कहता था कि अब से हिटलर जो है वो पूरी जर्मनी का लीडर है। दिस इज हाउ डिक्टेटरशिप केम इनटू जर्मनी, और यहाँ पे हिटलर बन जाता है हमारा डिक्टेटर। पर इसके बाद क्या हिटलर ने बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्या वो सब उसने किया? हाँ बिल्कुल किया। कैसे किया? 1933 इज डन, नाजीज। हाँ, तो हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने सबसे पहले एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था ज़ाल्मार शास्ट। तो ज़ाल्मार शास्ट को उसने अपॉइंट किया एज एन इकोनॉमिस्ट ऑफ जर्मन नेशन, और उनसे बोला कि भाई हमें कैसे भी करके जर्मनी को वहां तक पहुंचाना। अब इसके बाद हमारे जो ज़ाल्मार शास्ट थे, बिकॉज ही वॉज अ वंडरफुल इकोनॉमिस्ट, उन्होंने क्या किया? उन्होंने दो चीजें करी, दो पॉलिसीज निकाली। एक फॉक्सवैगन का नाम आपने सुना होगा, बहुत सुंदर गाड़ी है। तो ये जो फॉक्सवैगन है ये जर्मन ब्रांड है, और किसने निकलवाई थी? हिटलर ने, विद द हेल्प ऑफ ज़ाल्मार शास्ट। तो उसने बोला, हिटलर के मन में एक यूटोपिया क्रिएटेड था, एक ऐसा इमेजिनरी लैंड क्रिएटेड था जहां वो ये सोचता था कि शायद जितने भी हम लोग हैं, जितने भी उसके अकॉर्डिंग जो नॉर्डिक आर्यंस थे, जिनको वो अपना मानता था, जिसको लगता था कि यही रेस है जो आगे तक जाएगी, जितने नॉर्डिक आर्यंस हैं वो इस पूरे लैंड में रहेंगे, लेबेंसराउम में रहेंगे, और इस लेबेंसराउम में रहते रहते वो एक इतनी लैविश लाइफस्टाइल जिएंगे जिसका कभी किसी और ने सपना नहीं देखा होगा। उसे लगता था ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक ही है, वन लैंड, और इसीलिए उसने सबसे पहले ऑस्ट्रिया को अपने अंडर लिया। उसके बाद उसने जैसे कि वो सोचता था कि इस लेबेंसराउम में, इस यूटोपिया में कौन रहेंगे? सिर्फ नॉर्डिक आर्यंस रहेंगे, बहुत अमीर होंगे, आराम से ओपन लैंड्स होंगे, और सबके घरों में गाड़ियां होंगी। उस जमाने में गाड़ी वॉज लग्जरी, उस जमाने में। और तो उसका ये सपना था कि हर एक घर में गाड़ी होगी। अब गाड़ी के लिए क्या चाहिए? रोड्स, और रोड्स के लिए क्या चाहिए? लोग बनाएंगे तभी तो रोड्स आएंगी, और एम्प्लॉयमेंट की तो कमी थी। तो ज़ाल्मार शास्ट ने सबसे पहले हाईवे, सुपर हाईवेज का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। वहां से लोगों के पास पैसा आया, पैसे से लोगों ने क्या किया? गाड़ी खरीदनी शुरू करी। अब ये गाड़ी हमारी गवर्नमेंट ही बनाती थी, तो जनता ही उसमें काम करेगी, और वो सस्ती भी बनती थी, तो मार्केट से जनता बड़े आसानी से खरीद भी लेती थी। क्वालिटी वॉज वेरी गुड, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी किसी को। अब धीरे धीरे इन दोनों चीजों की वजह से, एक सुपर हाईवेज और दूसरा फॉक्सवैगन कार्स, इन दोनों की वजह से, फॉक्सवैगन कम्स फ्रॉम द नेम पीपल्स कार, फॉक्स एंड वैगन, ठीक है। धीरे धीरे हिटलर जो था वो अपनी आर्म्स को फैलाता रहा। उसने सबसे पहले अपने आप को स्टेब्लिश किया। उसके बाद जब वो ये चाहता था कि अब हम जो पैसा है, क्योंकि जर्मनी डेवलप होने लगा था धीरे धीरे, तो उसको लगता था जो पैसा है अब हम वो मिलिट्री में लगा सकते हैं। पर ज़ाल्मार शास्ट ने मना किया, उसने बोला कि नहीं भाई, अभी इतना पैसा नहीं है हमारे पास, नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां से पैसा आएगा नहीं, इन्वेस्ट नहीं है वो, इन्वेस्टमेंट नहीं है वो। तो हिटलर ने बोला कि ऐसे कैसे, मेरी आदत नहीं है ना सुनने की, ये तो तूने इतना अच्छा काम किया है ना, इसलिए मैं तेरे को जिंदा जाने दे रहा हूँ, तो तू निकल ले यहाँ से पतली गली से। और वही हुआ, ज़ाल्मार शास्ट वहां से चले गए। अब उसके बाद हिटलर को रोकने वाला कौन था? कोई भी नहीं। तो हिटलर ने सबसे पहले तो लीग ऑफ नेशन से अपने आप को अलग कर लिया, जर्मनी को अलग कर लिया। इट वॉज मोर लाइक यूरोपियन यूनियन, कि आप एक दूसरे के ऊपर पीसफुल रहोगे, यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे से पीसफुल रहेंगी, समथिंग लाइक दैट, वॉर नहीं कर सकते। तो सिमिलर आइडियाज पे लीग ऑफ नेशन स्टेब्लिश था, जिसमें से सबसे पहले उसने अपने आप को बाहर किया।
फिर धीरे धीरे आसपास के रीजन्स को उसने एक्वायर करना शुरू किया, बड़ा जर्मनी बनाया और एक ट्राईपार्टाइट पैक्ट साइन किया। ट्राईपार्टाइट पैक्ट मींस 3 पार्टी पैक्ट। 3 पार्टीज कौन है इसमें? एक है हमारी जर्मनी, ऑब्वियसली, नेक्स्ट है इटली एंड द थर्ड वन इज जापान। ठीक है, ये 3 कंट्रीज हैं हमारी और इन 3 कंट्रीज ने मिलकर ये पैक्ट साइन किया, ट्राईपार्टाइट पैक्ट। अब जब ये पैक्ट साइन हुआ तो हिटलर को लगा कि अब उससे कोई भी और नहीं जीत सकता और सितंबर ऑफ 1939 को उसने पोलैंड पे अटैक कर दिया। जैसे ही उसने पोलैंड पे अटैक किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ गई बहुत सारी और कंट्रीज। तो इन कंट्रीज का नाम पड़ गया एक्सिस पावर और इसका नाम पड़ गया अलाइड पावर। ठीक है, अब वो सेंट्रल पावर से नाम चेंज होके क्या हो गया? एक्सिस पावर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी वॉर शुरू हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो जापान जो था वो कोशिश कर रहा था यूएसए से बदला लेने के लिए। बहुत सारी वॉर्स हुई बीच में। जर्मनी ने अपनी आर्मी को 2 तरफ भेज दिया। एक ऊपर अगर हम देखेंगे टुवर्ड्स ईस्ट साइड तो रशिया है और वेस्ट साइड में इंग्लैंड है। तो उसने अपनी आर्मी को भेजा रशिया और अपनी एरियल आर्मी को भेजा इंग्लैंड। अब इसको हम कहते हैं द हिस्टोरिक ब्लंडर, क्योंकि उसने अपनी आर्मी के पावर्स को डिवाइड कर दिया। अगर वो एक ही जगह भेजता तो शायद जीत जाता, पर क्योंकि उसने अपनी पावर्स को डिवाइड किया तो यहाँ से यूएसएसआर यानी रशिया ने अपनी रेड आर्मी से उसको हरवा दिया और वहां से इंग्लैंड ने एरियल बॉम्बिंग के थ्रू भी ये खत्म कर दिया। अब जर्मनी जो था वो बहुत बुरी तरह से हार गया था। जर्मनी बैठा हुआ था, हिटलर बैठा हुआ था, पर उसी टाइम जापान को लगा कि यही सही मौका है, मैं यूएसए से बदला ले सकता हूँ। और जापान ने यूएसए के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। कहाँ पे? पर्ल हार्बर में। यूएसए बहुत टाइम तक शांत रहा, पर बदले का रिवेंज तो उसके मन में था ही था। तो वो रिवेंज लेने के लिए उसने एक एटॉमिक ब्लास्ट किया। कहाँ किया? हिरोशिमा और नागासाकी में। और इस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 जो थी वो खत्म हो गई, क्योंकि जब जापान खत्म हुआ तो जापान ने पैर पीछे किए, इटली सरेंडर कर दिया और जर्मनी में हिटलर ने सुसाइड कर लिया। और यहाँ पर हमारी हिटलर की स्टोरी खत्म हो जाती है। फिर चैप्टर में आगे है तो परसिक्यूशन ऑफ ज्यूज। क्यों हिटलर इतना हेट करता था ज्यूज से? उसके 2 रीजंस हैं। एक, उसको लगता था कि हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन ने जो एवोल्यूशन की थ्योरीज बताई हैं, उन थ्योरीज का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है वो सरवाइव करेगी, वही इवॉल्व करके सरवाइव करेगी। और उसको लगता था कि जो नॉर्डिक आर्यंस हैं सिर्फ वही केपेबल हैं आगे सर्वाइवल के लिए, ये सब तो वैसे ही मर जाएंगे, तो वो मर जाएंगे तो उससे पहले मैं उन्हें मार देता हूँ, आई एम डूइंग गॉड्स वर्क। दूसरी बात, ज्यूस को माना जाता है, दिस इज अ रिलीजियस रीजन कि ज्यूस को माना जाता है कि ज्यूस वर द परसिक्यूटर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, और इसी वजह से हमारे जो हिटलर हैं वो उनको हेट करते थे। ठीक है, so that's all for the chapter. Just let me know if you have any doubts in the comment section below. All right, thank you so much. I'll see you soon with 30 most important questions on the same channel, Drishti. See ya. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।